What's up, everyone? Praful here, and welcome back to another episode of the 915 show. Last 2-3 episodes से हम अलग अलग गेस्ट को लेके आ रहे हैं and we are trying to dig into their way of trading the markets and हम लोग सीखने को ट्राई कर रहे हैं कि what different people are doing in the markets these days. So first episode में हम योगेश नंदा जी को बुलाए and उन्होंने हमें बटरफ्लाइज के बारे में थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज शेयर किया एंड उसके बाद हमने आशीष गुप्ता जी से डिस्कस किए वेयर वी टॉक्ड अबाउट commodities and single stock options. And today we have with us somebody who has been in the markets for more than 25 years. And welcome, Amit Bhai. Thank you. So when I mentioned your name to Sarang, Sarang immediately figured out that मैं अमित और उनके ब्रदर आशीष भाई को काफी सालों से जानता हूँ. So क्या स्टोरी है सारंग भाई? Firstly, we used to trade. इनके cousin है आशीष सराफ जी. So we used to trade with them. I think in the early 2000s, and they have they are pioneers in trading. उनका brokerage firm है and अमित भाई खुद he is trading since I think 2007, right? Yes. Yeah, और आशीष भाई है he is trading since I think early 2000. So like well sorted guys and आज काफी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा इनसे. So welcome आशीष अमित भाई एंड सारा विजडम you. और सब कुछ आपसे हमने आज एक्सट्रैक्ट करना है. राइट. सो मज़ेदार चीज़ ये भी है कि कितने साल हो गए, 25-27 साल हो गए जब आशीष भाई ने आपके पापा से सीखा था. चाचा जी भी बड़ी तारीफ करते थे. तो उस वक्त मैं हालांकि ट्रेडिंग में नहीं था, बट आपके पिताजी के बारे में तब से सुन रहे हैं. और जब आपने ट्रेडिंग ज्वाइन करी तो मेरे को ध्यान है आशीष से ने बताया था कि हमारी तरह राजन सर का बेटा भी ट्रेडिंग में ही आ गया है. तो सो आई नो ऑल दी स्टोरीज. कितने टाइम हो गए, 20 साल से ज़्यादा, 25 साल से ज़्यादा, बट या so still remember all those days. So we connected on Facebook. I think 2010-11 में ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं होते थे उस टाइम पे. तो there was this big group of traders. Steve Burns करके उनका ग्रुप होता था फेसबुक पे. So we used to interact there. डिबेट्स होती थी, सब कुछ होता था. तो वहाँ से मैं आई गॉट पहली विद अमित भाई एंड तब से देख रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं इकट्ठे. Not just surviving, I would say. ठीक है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं. थ्राइविंग बीच बीच में, थ्राइविंग बीच बीच में, सर्वाइविंग. दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम. Yeah. So 2011, I recall, at that time my major focus was on commodities. Okay. And those 3-4 years from 2010, like calendar year 2010, 11, 12 and 13, these 4 years continuously for my commodities trading, probably we made 100 to 200% return every year, because that was trend following trading and we saw good trends in all kind of commodities. So and at that time I used to trade NCDX agri items heavily. So उनके अंदर तो छोटे मोटे ट्रेंड्स बनते थे, वो कोई न्यूज़ ही नहीं बनती थी. मतलब सिर्फ पैसा आता था, किसी को पता भी नहीं लगता था. So आपने जब स्टार्ट किया आपने ट्रेडिंग 2007 में, तो कैसे लाइक हाउ वाज इट? थोड़ा जर्नी के बारे में बताएं अपना. हाँ श्योर, मैं बताता हूँ. तो अब जैसे मेरे कजन्स वगैरह तो ऑलरेडी ट्रेडिंग में थे, चाचा जी NSE के मेंबर्स थे एंड लिविंग इन सेम सिटी एंड मिलना जुलना सब हो रहा है, कर रहा है, तो सब पता है कि भाई क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग क्या होती है. मेरे कजन्स जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं एक तरह से, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट द सेम एज. सो सारी बात होती थी कि भाई आशीष क्या कर रहा है ट्रेडिंग में, या व्हाट्स गोइंग ऑन. और मैंने 2001 में MBA इन फाइनेंस करी थी, तो मेरे को स्टॉक मार्केट की वैसे सारी समझ थी. मतलब फॉलो भी करता था, समझता भी था. ऑप्शंस वगैरह, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, वो भी सब पता था. मेरे को ध्यान है चाचा जी 2001 में रूल आया था कि जब डेरिवेटिव्स इंट्रोड्यूस हुए थे, तो ये था कि डेरिवेटिव्स को चलाने के लिए भी आपको NCFM नाम का एग्जाम होएगा. तो जितने भी अभी जो डीलर्स वगैरह होते थे ब्रोकर्स के पास में, सो इन डीलर्स वगैरह के बस की नहीं थी एग्जाम वगैरह क्लियर करना. तो चाचा, क्योंकि सी दे वर कमिंग फ्रॉम ए बैकग्राउंड वेयर यू नो, अच्छा एग्जाम भी उस वक्त खाली इंग्लिश में होता था. सो तो फिर उन्होंने, चाचा जी ने मेरे को ध्यान है कहा कि बेटा ये एग्जाम तू दे दे. तो आई रिमेम्बर उस वक्त, अभी तो NISM बोलते हैं ना, उस वक्त NCFM होता था, NSE सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट. तो NCFM का एग्जाम होता था, वो NSE के
कनॉट प्लेस ऑफिस में जाके मेरे को ध्यान देना पड़ता था, तो तब वो मैंने क्लियर करा था ठीक, 2001 मैंने में। भी दिया हुआ है, मैंने भी दिया हुआ है वो तो डीलर्स, क्योंकि मेरे डीलर्स भी ऐसी हैं, उसको इंग्लिश सो सो इस तरह से मतलब मेरा जो मार्केट से जो इंट्रोडक्शन था वो 2001 से था अच्छा खासा, और कजन्स भी ट्रेडिंग कर रहे थे। फिर 2005 में मेरी रियल सिस्टर भी ट्रेडिंग कर रही थी। आई कांट रिकॉल एग्जैक्टली, बट 2004-5 के अराउंड वो भी ट्रेडिंग कर। और मेरा ये था कि भाई मार्केट का सब कुछ पता है, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई वांटेड टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। मैं चाइना भी कुछ टाइम के लिए रहने गया, वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टाइप कुछ बिजनेस करने के लिए। वहाँ पे भी कुछ मेरी दाल नहीं गली। तो फाइनली, और मेरे पिताजी ऑल दिस वाइल, पापा जो थे वो कहते रहते थे, बेटा यू कैन डू ट्रेडिंग, आई नो यू आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स। सो फिर 2007 में आई फाइनली डिसाइडेड दैट आई हैव टू गेट इनटू ट्रेडिंग। सो 2007 जनवरी में I decided to become a full-time trader. So this is how my journey into market started. सो किस टाइप की ट्रेडिंग से शुरू किया आपने? So जब शुरुआत करते थे तो ज़्यादा कुछ नहीं आता था। जो थोड़ा बहुत मेरी सिस्टर जो कर रही थी और कजन्स जो कर रहे थे, उसी को हमने कैरी ऑन करा। वी यूज टू डू इंट्राडे ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग में हमारी सिंपल थी, मतलब कोई ज़्यादा एक्सपर्टीज़ वगैरह कुछ नहीं, कोई चार्ट्स वगैरह नहीं देखते थे। एक आर्ली चार्ट पैटर्न होता था, और चार्ट में भी चार्ट को प्लॉट नहीं करते थे हम, उसके डाटा जो पब्लिश होता था ना वो देखते थे। तो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स के अंदर, जिसके अंदर आपका हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, बार का एक पैटर्न ऐसा बन रहा है, तो उसके बाद हम दोपहर को उसके अंदर लॉन्ग या शॉर्ट एंट्री करते थे। अगर लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं तो शॉर्ट की एंट्री हो जाती थी, और हायर हाइज हायर लोज बनते थे तो ब्रेकआउट्स के ऊपर। बट द इंस्ट्रूमेंट वाज कैश ओनली और फ्यूचर्स आल्सो? इंस्ट्रूमेंट वाज कैश ओनली। ओके, कोई That was the ऑप्शन start- कुछ नहीं? नहीं, वो ऑप्शंस वगैरह कुछ नहीं। उसके बाद ये तो शुरुआत थी जो कि मेरे कजन्स और मेरी सिस्टर जो करते आ रहे थे। देन आई काइंड ऑफ अप्लाइड माई माइंड। सो फिर मैंने उसको सेम चीज़ को फ्यूचर्स में रेप्लिकेट करा। ओके, थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, बट द बेसिक आइडिया वाज सेम, हायर हाइज हायर लोज। सो हमारे दिमाग में जैसे था- जैसे अच्छा, आप इंट्राडे करते थे बिकॉज कैरी करने के लिए तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू फ्यूचर्स, राइट? अगर फिर कैरी के अंदर उन दिनों डिलीवरी भी कर सकते थे, क्योंकि एसटीटी वगैरह ज़्यादा नहीं होता था। नहीं, बट अगर शॉर्ट पोजीशन लेके जा रहे हो तो शॉर्ट नो 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 नहीं, पर करते ही नहीं थे। मतलब बाय डिसिप्लिन कभी भी नहीं करते थे। किसी चीज का अपर सर्किट भी लग गया ना, तो भी हम Okay. उसको स्क्वायर ऑफ ही करके चले जाते थे। ओके, फिर अगर और क्या करते थे, तो उसके बाद मैंने उन दिनों क्या होता था कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुल रन था 2007 का। आप भी तब से हो तो आपको ध्यान होगा। पर 2006 से शुरू हुआ था आई थिंक। अभी तक Yes, yes. का हमारा बेस्ट ईयर 2006 था ट्रेडिंग परफॉर्मेंस वाइज, और दैट बुल रन वाज समथिंग एल्स ओनली। या सो 2007 के अंदर आपकी कोई भी चीज चलती थी, मतलब जस्ट 10% को चल रहा है, 15% चल रहा है। तो फिर मैंने उन दिनों BTST ट्रेड करता था मैं। तो BTST में क्या सिंपल फॉर्मूला होता था कि 3 बजे के बाद में अगर कोई चीज़ कॉन्स्टेंटली अपना हाई ब्रेक कर रही है, तो मैं उसको इस तरह से इंटरप्रेट करता था कि इस चीज़ में अभी भी बाइंग डिमांड है। सो मैं उसको 325 के आसपास लॉन्ग करके चला जाता था। ओके, और लॉन्ग करके चला जाता था। ज़्यादातर केसेस में वो अगले दिन सुबह 1-2-3% ऊपर खुलती थी, तो उसको बेच देते थे। सो ज़्यादातर केसेस में अगर बाजार के अंदर एकदम से सीरियसली कुछ नहीं होता था, तो दैट यूज टू फील लाइक इजी मनी, लाइक यू आर होल्डिंग ओवरनाइट, बट सुबह सुबह आते ही आपका प्रॉफिट। अबे भाई, हमारी स्ट्रैटेजी थी, हमने ये पूरे साल चलाई थी, जिसमें हम निफ्टी को शॉर्ट करके लेके जाते थे, और अच्छा। स्टॉक बास्केट्स जो थी ना, हमारी कुछ बास्केट्स होती थी, उसको हम बाय करके लेके जाते थे। तो ये BTST, और 1% लगभग आप लगा लो कि हफ्ते में या लाइक हर तीसरे चौथे दिन बनता ही बनता था। तो ऐसा वो मार्केट थी, इस व्हाट आई रिमेंबर। या ये फिर ध्यान आता है इंट्राडे के अंदर, ये ट्वीक करा। फिर उसके बाद 2008 में मैंने 2007 एंड में मैंने ऑप्शंस वगैरह भी सीखी थी। तो उस वक्त ऑप्शन में क्या करते थे कि उस वक्त ऑप्शंस में, इफ़ यू रिमेंबर, पुट्स में काम नहीं होता था कुछ भी। इंडिविजुअल स्टॉक की जो ऑप्शंस होती थी उनमें पुट्स में Yeah. कुछ भी काम नहीं होता था। सो जो बंदा बुलिश है वो कॉल खरीदता था, जो बंदा बियरिश है वो कॉल बेचता था। पुट्स बेचारी एकदम
उनके साथ तो एकदम उस टाइम step- पे इतनी एजुकेशन नहीं थी ना, पीपल वर वेरी स्केयर्ड ऑफ ऑप्शंस. हाँ हाँ So, बहुत ज़्यादा हाँ. डेप्थ नहीं थी. हाँ. सो इधर ही चाचा जी के ऑफिस में कोई क्लाइंट होती थी. सो एंड माय सिस्टर वाज आल्सो वर्किंग देयर, सो दे बिकेम फ्रेंड्स एंड सो उससे मैंने सीखा था. So he was a BSc and NSc member, right? या वो 95 में जब एनएससी की इंट्रोडक्शन हुई थी, जब एनएससी एक्सचेंज बना था, तब से ही वो मेंबर बन गए थे. Okay. तब और उससे पहले उनका कोई इतना स्टॉक मार्केट की उनको अवेयरनेस थी, सारा कुछ था. ही वाज गुड एट फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड ऑल, बट मेनली वो मार्केट में उनकी एंट्री वही हुई. लाइक कई लोग एनएससी के साथ में क्या था, जब एनएससी आई थी ना, सो दोज हु वर एग्जिस्टिंग बीएससी मेंबर्स, दे वर द फर्स्ट वन टू बिकम NSE members, but for him he started with NSE and then Okay. later on he became BSc member. Okay. Or because we always shared very good family relations with him, and also kind of जब करियर वगैरह में भी हम बड़े हुए करे मतलब so उनका हमेशा ही सपोर्ट रहा, और उसके बाद हम उसी हिसाब से करते रहे. तो तभी मैं बताता हूँ ना, कजन्स वगैरह की से बात होती थी आपके बारे में भी, अब वो क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं उन सब के बारे में. तो इस तरह से सो सिमिलरली वो आज भी है. लाइक आज भी अगर मैं कुछ नया करता हूँ, सीखता हूँ, तो आई ऑलवेज शेयर इट विद आशीष, और सेम इज विद आशीष. आशीष को भी कुछ नया समझ आता है, करता है तो इट्स लाइक अ टीम वर्क. वी आर लाइक बेस्ट ऑफ ब्रदर्स. अपना I still remember, like जब आप मेरे से पहले मिलने आए दिल्ली में, तो दोनों आए थे, like आप और आशीष भाई दोनों आए थे. हाँ. Okay. जो मुझे याद है, हमारे आई थिंक 4 ब्रोकर हुआ करते थे. सो Okay. सबके दिवाली पे गिफ्ट आते थे. तो इनके यहाँ से जो गिफ्ट आता था ना, इट यूज टू बी लाइक 5 to 6 times more expensive than the other brokers. तो मुझे वहां से पता था कि यार ये लोग स्पेशल है. क्या ये तो नई बात. आशीष शुड बी ग्लैड टू नो दिस. नहीं नहीं, सीरियसली अभी भी 2-3 चीजें हैं जो आई थिंक हमारी ड्राइंग रूम में पड़ी है. सो वो सब आप ही का दिया हुआ है. Interesting. So well, anyway, so Yeah. अब मैं कहाँ पे था बिफोर, लाइक 2008 आई थिंक. हाँ, मैं ऑप्शंस का बता रहा था. उन दिनों ऑप्शंस का क्या माहौल होता था. आज जो टोटली ट्रेडिंग ऑप्शंस की हो रही है, तो मैंने फ्रॉम दैट अंकल्स क्लाइंट आई लर्न वो व्हाट शी वाज डूइंग. शी यूज्ड टू प्ले विद सिंथेटिक. वो सिंथेटिक स्ट्रेडल बनाती थी, क्योंकि आपके पास कॉल और पुट बाय करने की ऑप्शन नहीं होती थी. तो शी यूज्ड टू बाय 2 calls and sell 1 future. So that would make one straddle. She would go 1 straddle long. अब उसका एज क्या था भाई, स्ट्रेडल लॉन्ग में तो कोई एज नहीं हुआ ना, एज सच देखा जाए तो. व्हाट्स द एज? सो वो क्या करती थी, उन दिनों टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, तो वो ब्रोकर के ऑफिस में बैठते थे. वहां पे जो उनका बेसिक टर्मिनल होता था ना, एनएससी से जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता था, तो उसमें कोई लैग नहीं होता था, और सारा गेम क्या था, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का था. सो आपको मतलब अब 2 कॉल लेनी है और 1 फ्यूचर बेचना है. सो देयर आर 2 legs दैट यू वांट टू डू. सो जरा सी कोई मूवमेंट आती थी ना, तो फ्यूचर या ऑप्शंस कोई ना कोई ट्रेल करता था. तो जब आपको थोड़ा सा ऐसे उसको देखते रहते थे, जैसे उनको पता लग जाता था कि सिंथेटिक जो मेरा बन रहा है वो 10 रुपए का बन रहा है, लेट से 10 रुपए पे चल रहा है. तो जैसे ही कोई मौका मिलता था, वो 8.5 या 8.5 तो नहीं, लेट से 9.5 का बन रहा है, तो फटाफट कट 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 करके बना लेते थे. उसके बाद बैठ गए. ये वाली नजीब प्रफुल्ल को बहुत मजा आता है इसमें. yes, मेरे को वैसे वीडियो गेम खेलने वाला जो रिजीम है ना, पसंद आता है मुझे. हाँ, तो उस वक्त अगर आप होते ना, तो कहते रहे वाह यार, ये तो बहुत ही मजा है. अच्छा, उसके अंदर में घाटे का ट्रेड नहीं होता था, बहुत रेयरली होता था. अब आपने 10 रुपए का बना लिया, कोई 10 रुपए की उसकी फेयर वैल्यू है, लेट से, और आपने 9 9.5 का होता था कि बनाना है, तो बनाते वक्त ना के बराबर रिस्क है. और उसके बाद अब आपने 10 का बना लिया, तो आप लाइक 9 9.5 का बनाया, अब आप 10 पे नहीं निकलोगे. 10 तो पक्का मिल ही जाएंगे आपको. अब आप हाँ. कोशिश करते थे 10.5 पे निकलने की. अच्छा. अब ये छोटा सा लग रहा है ना, 1 रुपए करके. उन दिनों लॉट साइजेस होते थे बड़े. कोई शेयर 5,000 का लॉट साइज, 3,000 का लॉट साइज. यू रिमेम्बर RNR, RVNL, उनके 15 लाख के लॉट होते थे. या. मतलब एक लॉट, बहुत सारे ऐसे फ्यूचर्स के थे जिनके 10 15 लाख के लॉट होते थे. सो बेसिकली आप एक बारी भी 50 में से 1 रुपए किसी में कमाते थे, तो यू कैन मेक 5,000 10,000. आपको सिर्फ 4-6 ट्रेड चाहिए, और आप दिन के 30 40 50 हजार रुपए घर लेके जा सकते थे. मतलब जिनको पता था. अब वो सिंथेटिक ऑप्शंस के बारे में बहुत कम लोगों को पता था. आई वाज एन MBA एट दैट टाइम, तब भी मेरे को कुछ भी नहीं पता था इस तरह की चीज होती है.
इसको बोलते क्या यही नहीं पता होता था। मतलब हमने ये बोलते थे आप मानोगे नहीं 2026 में बहुत लोग हैं जिनको अभी तक नहीं पता। लाइक अभी किसी अच्छा, मैंने न्यूज़ एंकर के बारे में आई पोस्टेड, उसको भी नहीं पता था सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है। अच्छा सो सिंथेटिक कॉल पुट ऑप्शन सो इट्स मतलब कुछ भी क्रेजी। बना सकते हैं ना। हाँ हाँ या हाँ, तो राइट राइट राइट। या सो अच्छा ठीक है, फिर 2008 में आपने थोड़ा-सा सीखना शुरू किया ऑप्शंस के बारे में, एंड कैसा रहा 2008 आपका साल? क्योंकि या दैट तो वाज़ 2008 में जो मैंने ऑप्शन सीखी थी वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। रीजन बीइंग कि ऑलरेडी हम इंट्राडे कर रहे थे और उसके लिए फिर वो फास्टेस्ट फिंगर वाला जो चीज थी ना, आई वॉजंट टू कंफर्टेबल विद इट। दैट वाज वन रीजन। सेकंड पार्ट, 2008 का जब क्रैश आया ना, जो क्रेजी वॉल्यूम्स थे ना वो सारे के सारे गायब हो गए। अब वो दिन भर पैसे नहीं बनते थे। मतलब आप बैठे रहोगे तो जैसे अशोक ले है, अशोक ले उस वक्त भी था लिस्टेड। सो इतना ज्यादा डिप मार्केट डल हो गया था कई कई स्टॉक्स के लिए तो, कि अशोक ले जैसे स्टॉक में एक एक घंटे तक फ्यूचर्स में कोई ट्रेड नहीं हो रहा। ओके। बट अगेन अगर कोशिश करता तो शायद हो ही जाता ऑप्शंस में। बट मेरा क्या हुआ कि इंट्राडे बड़ा अच्छा चला 2008 के अंदर। इंट्राडे जो मेरा ट्रेंड फॉलोइंग था। अब एक ऐसे ऐसे ट्रेड बताता हूँ, मेरे को ध्यान है डीएलएफ एक बारी शायद 200 रुपए के आसपास शॉर्ट करा था। उस वक्त मैंने बताया ना फ्यूचर्स में भी करने लग गया था, तो 200 रुपए के आसपास डीएलएफ शॉर्ट करा था। इंट्राडे के अंदर मैंने शायद उसको 140 या 150 का कवर करा था। एक शेयर होता था अब शॉप्टिफाई पर, अब तो पता नहीं लिस्टेड भी है या बैंकरप्ट हो गया, कर गया। तो कई सारी कंपनियां तो खत्म हो चुकी हैं, जैसे एजुकॉम या यू रिमेंबर। अब वो जब वो मार्केट में जब क्रैश आया और सब चीजें टूटती थी, तो इमेजिन इंट्राडे में आप 10-20% मार्जिन दे रहे हो और शेयर 20-30% टूट गया। या द काइंड ऑफ रिटर्न दैट यू आर मेकिंग ऑन योर मार्जिन। उन दिनों लेवरेज की भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। नहीं होती। वो कहावत है, सैया थानेदार तो डर खाएगा। तो हमारे चाचा एनएससी मेंबर थे तो ब्रोकर थे तो तो उस वजह से भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाती थी। सो वो भी हमारे लिए एक मतलब हर तरह से बीइंग टुगेदर ऑलवेज पेज रिच डिविडेंड। सो वो हमें एडवांटेज रही। और सो 2008 के अंदर इंट्राडे के अंदर ही फोकस करके वी डिड रियली वेल, और उसी के अंदर मेरी कैपिटल बनी। अदरवाइज आई हैड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो मेरी ट्रेडिंग में थी। आई ऑलवेज थैंक माई एल्डर सिस्टर, शी वॉज मैरिड एट दैट टाइम, और मैं उसकी कैपिटल यूज करके अपना बेसिकली यूज अपनी ट्रेडिंग करता था, बिकॉज आई हैड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर माई सेल्फ। सो तो उसके बाद फिर कैसे आपका प्रोग्रेस करा? लाइक आपने जो है फिर ऑप्शन सीखी आपने, या आप ये इसी में कर रहे थे स्टॉक्स में ही? हाँ, फिर उसके बाद स्टॉक्स का चला 2009 में, फिर मैं कमोडिटीज में आ गया। ओके। पर इक्विटी भी चल रहा है साथ साथ, कमोडिटीज भी साथ साथ चल रहा है। मी एंड माय एल्डर सिस्टर आर बिजनेस पार्टनर। सो हम आपस में एज ए ग्रुप सब कुछ मैनेज कर लिया करते थे। वी हैड स्टाफ मेंबर्स एंड फैमिली मेंबर्स भी सब कर रहे थे, तो कमोडिटीज में भी आ गए। अगेन कमोडिटीज में भी कजन्स वगैरह ऑलरेडी साथ में कर रहे थे। आशीष के अलावा भी मेरे 2 और कजन्स हैं, वो कमोडिटीज कर रहे थे। तो उनसे भी गाइडेंस मिली मेरे को, थोड़ा सा खुद इम्प्रोवाइज करा। टर्टल ट्रेडिंग के रूल्स वगैरह सीख के करके मैंने ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज वगैरह पे काम करके कमोडिटीज में भी बहुत अच्छा सेटअप करा। और कमोडिटीज के अंदर जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था, 2010 से लेके 2013 तक आई हैड अ वेरी रिवॉर्डिंग फेज, जहाँ पे कमोडिटीज ट्रेडिंग प्लेड आउट रियली वेल। और उसके साथ साथ इक्विटी का चल रहा था, बट इक्विटी वाज ऑन अ डाउनवर्ड स्लो। जो इक्विटी इंट्राडे वगैरह का काम था, एसटीटी लग चुकी थी, बाजारों में उतनी मूवमेंट नहीं थी, तो उतना अच्छा रिटर्न इक्विटीज में नहीं आ रहा था। बट दैट वाज मोर देन कंपनसेटेड बाय कमोडिटीज ट्रेडिंग। तो अमित भाई मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आपने इतनी देर से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अब 2020 का एक फिनोमेना आया जब एकदम से बर्स्ट ऑफ न्यू ट्रेडर्स और डेली एक्सपायरीज की रिजीम आई और सब कुछ आया, तो आपने अपनी पुरानी स्ट्रेटजीज में ही काम कर रहे थे, या आपने अपने आप को भी अडेप्ट किया विद द न्यू होल ऑप्शंस मीनिया एंड एवरीथिंग? हाँ, तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मैंने फिर 2015 में इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शंस में काम करना शुरू करा। ऑप्शंस कैसे बिहेव करते हैं और करते हैं वो पता ही था। थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल करा, मेरे को साल भर लगा पूरा सिस्टम डेवलप करने में, लेकिन वो अल्टीमेटली आई वाज एबल टू गेट इनटू इट। सो मैंने 2015 में शुरू करा। उसके बाद आई थिंक इट वाज 2017 और 18 में वीकली एक्सपायरीज और इंट्रोड्यूस। या
सो 2016 अब हाँ, तो अब क्या होता है, पुराने खिलाड़ी जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना, जो जिनको सिखाया जाता है कि आपको सिर्फ स्ट्रेट बैट से खेलना है, तो हम स्ट्रेट बैट से खेलते रह गए। हमें नहीं पता था कि अपर कट और ये स्कूप वगैरह भी कुछ होता है। तो वीकली एक्सपायरी क्या होती है, ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में एडजस्ट करके, जैसे प्रफुल्ल भाई दिन भर कर चुके हैं। रिस्क ऑन रिस्क ऑफ ये सब कुछ नहीं ट्राई करा। मतलब हमें सिर्फ आता था कि भाई ऑप्शंस बेचो, उनको डिफेंड करो, इतना ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता था। तो वीकली वाली पूरी मेरी जो बस थी वो मिस हो गई। उसके बाद जब कोविड क्रैश आया और उसके बाद में रिकवरी आई, तब भी मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में ही कर रहा था। इंडिसीज के ट्रेडिंग में आई केम इनटू इंडिसीज ट्रेडिंग आई थिंक इन 22। ओके और मजेदार बात बताता हूँ, 22 में इंडेक्स ट्रेडिंग। अच्छा 21 या 22, आई कैन रिकॉल Okay. एग्जैक्टली, मे बी 21 या 21 में भी। Okay. और वो भी बताता हूँ किससे स्टार्ट करी सीखना, हाँ। प्रफुल्ल भाई से। सो ये मेरी मतलब इंडेक्स के अंदर जो थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली करने का जो रहा, वो मेनली प्रफुल्ल भाई से सीखा, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। या है सो बट वो इंट्राडे और वीकली प्ले करना और करना, वो कहीं ना कहीं प्रफुल्ल भाई से मैंने ये जो इंडिसीज वाला पार्ट है वो सीखा। सो इस तरह से पूरी जर्नी रही। अभी अब आज की डेट में कमोडिटीज भी करता हूँ, इंडिसीज भी करता हूँ, और इंडिविजुअल स्टॉक्स भी करता हूँ। तो आपका भी जैसे एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, तो उसमें कैसे कैसे परसेंटेज आपका एसएसओज रहता है या स्टॉक ऑप्शंस कमोडिटीज, और वो कैसे कैसे आप करते हैं उसको एलोकेट? सो उसके अंदर जैसे देयर इज वन पार्ट विच इज डेडिकेटेड फॉर कमोडिटीज ट्रेडिंग, टोटली डेडिकेटेड। उसमें से कुछ एक पार्ट है जो फ्लूइड है, जो कि कभी कमोडिटीज ट्रेडिंग में अगर अच्छा काम हो रहा होता है तो कमोडिटीज ट्रेडिंग के लिए प्रेफरेंस दी जाती है, अदरवाइज उसको आइडल नहीं छोड़ा जाता। दैट इज यूज्ड फॉर इक्विटीज। अमित भाई, अभी आप अपने ऑफिस में बैठे हैं ना? जी जी जी, एक बार आप दिखाएंगे अपने लोग क्या कर रहे हैं और कैसे या बैठे हैं? ठीक है, आई विल शो यू। राइट, सो दिस इज मिस्टर सारे नरेंद्र कमोडिटीज का दिखाना। ओके, तो ये तो ये आपके लाइक डीलर्स हैं या दे आर ट्रेडर्स? डीलर्स, आई कॉल अच्छा। आउट ट्रेड्स फॉर देम। तो अच्छा अच्छा इस तरह से ये कमोडिटीज भी और इक्विटीज दोनों साथ साथ चलते हैं। गो बैक अच्छा टू अच्छा। इक्विटी स्क्रीन। एक बार अपना पूरा दिखाएंगे ऑफिस, ये हाँ कैसे श्योर, हाँ। बैठे हुए हैं सारे? उसके अलावा अगेन सेम। अच्छा, नाइस, सो ग्रेट। आज थोड़ा मार्केट ठंडी है तो सब आराम से बैठे हैं, वरना टक 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 शुरू हो जाती है। नो एक्चुअली मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअली दे आर वेटिंग फॉर मी टू गेट फ्री। ओके 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 सो या अब हाँ, अभी तो है टाइम, 3:30 बजने में देर है, तो फिर हम फिर कर लेंगे। तो इस तरह से अच्छा एवरीबडी इज डूइंग कमोडिटीज एज वेल एज इक्विटीज। सो कई जगह पे दो आईडीज एक साथ चला रहे हैं, कमोडिटी इक्विटी की सेपरेट, कई बार एक ही आईडी के अंदर इक्विटी एंड कमोडिटीज दोनों एक साथ हो रहा है। तो इस तरह से तो फंड जो है वो मेन जो है ना, मेरा जो लायन शेयर है वो जाता है इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शंस की ट्रेडिंग। कमोडिटीज के अंदर क्या है कि कमोडिटीज के अंदर काम तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन उसमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती है, बिकॉज आप ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यू कैन नॉट स्केल इट टू मच। अब मेरे पोजिशनल ट्रेड्स रहते हैं, ओवरनाइट रहते हैं, तो आई कैन नॉट स्केल इट टू मच बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट। दैट इज वन। और फिर तीसरा मेरा जो रहता है इंडेक्स की ट्रेडिंग का, जो इंट्राडे इंडेक्स की जो ट्रेडिंग करता हूँ वो चलता है, वो मैं मैनुअली नहीं करता, वो सारा मेरा एल्गो से चलता है। सो वो जो एल्गोज हैं वो चलते हैं इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द मंथ, जब मेरा इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर डिप्लॉयमेंट चल रही होती है, तो आइडल कैपिटल जो होती है मेरी, वो उससे मैं इंडिसीज करता हूँ। ओके। सो इस तरह से तीनों का मिक्स करके द होल आइडिया इज टू मेक गुड यूज ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल। सो पर मेजर एलोकेशन आपकी किस तरफ रहती है? इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शन में मेजर, अगर आप Stock. परसेंटेज वाइज इफ यू वांट हाँ, या नंबर, 75% of it is mainly Great. dedicated to individual stock तो options. आई थिंक उसी के बारे में आज सीखते हैं आपसे कुछ, कि कैसे हम Sure. जो है इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में कैसे स्टॉक सिलेक्शन करें और कैसे उसको मैनेज करें। तो ये यही सेफ स्ट्रैटेजीज कुछ आप 2007-8 से चल रही हैं जो आपकी, तो वही चल रही है या इवॉल्व No, तो होती रहती हैं? this strategy started in 2015. 15 ओके। इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शंस की 2015 से शुरू करी थी मैंने, क्योंकि तब कमोडिटी वगैरह में काफ़ी डल हो गया था और ऑप्शंस की तरफ कहीं ना कहीं
लिक्विडिटी बढ़ रही थी ऑप्शंस में. सो दिस इज़ व्हेन वी स्टार्टेड आवर ऑप्शंस ट्रेडिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स की. और शुरू में तो देखो ये जो स्ट्रेटजी थी ये एक तरह से आप समझो कि ऑब्जर्वेशन से ही डिस्कवर हुई थी. मैं देखता था कि यार ये आउट ऑफ द मनी की जो ऑप्शंस हैं इनको ऐसे बेच देते हैं, फिर उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि ऑप्शंस को यू आर सेलिंग सम ऑप्शन नेकेड, देन ऑब्वियसली यू आर अज्यूमिंग लॉट ऑफ रिस्क. या तो फिर मैं कहता था यार इसका क्या तरीका है, तो फिर उसको कई बार फ्यूचर से हेज करने की कोशिश करते थे, कभी कुछ अलग अलग तरीके निकालते थे. तो इस तरह से मेरे को 1 साल लगभग लगा जिसके अंदर तरह तरह की चीज़ें ट्राई करी, पर 1 साल में इतनी ठोकर खाई कि अल्टीमेटली वी हैड अ वेरी वेल प्लान्ड सिस्टम. उसके बाद छोटे मोटे ट्विक्स चलते रहते हैं, बट द कोर ऑफ स्ट्रेटजी इज स्टिल प्रीटी मच द सेम विच वी स्टार्टेड Okay. 10 years back. ओके. सो सारंग भाई, प्रफुल्ल भाई, ये जो स्ट्रेटजी है ये मैं 2015 से चला रहा हूँ. और जैसा कि मैंने बताया like 75 to 80% of my capital is deployed into this strategy only. So इसको मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करी हुई है. अब यहाँ से शुरू करते हैं प्रैक्टिकल टेक्निक से कि आयरन कॉन्डोर क्या होता है. सो आयरन कॉन्डोर इज सिंपली लाइक हैविंग इक्विडिस्टेंट वन कॉल स्प्रेड और वन पुट स्प्रेड. एक तो इस तरह से उसको विजुअलाइज करके देख सकते हैं कॉन्डोर को कि एक साथ आपके पास कॉल स्प्रेड भी है, पुट स्प्रेड भी है, और आप कॉन्डोर शॉर्ट कर रहे हैं, यानी आपकी जो नियर लेग्स हैं वो शॉर्ट हैं और फर्दर लेग्स हैं जो बाय हैं. सो इसका मतलब आपने कॉन्डोर बेचा हुआ है एक तरह से, क्योंकि आपका नेट में डेल्टा बिका हुआ है. इसको दूसरी तरह से भी आप विजुअलाइज कर सकते हो कॉन्डोर को. एक इस तरह से समझो कि एक पास का स्ट्रेंगल आपने बेच दिया और दूर का स्ट्रेंगल बाय कर लिया. फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक 1,000 रुपये का है, तो 1,000 रुपये के अंदर आपने 950 की पुट आउट ऑफ द मनी है और 1050 की कॉल आउट ऑफ द मनी है. ये दोनों को आपने सेल कर दिया और लेट से आपने 940 की पुट विच इज़ फर्दर आउट ऑफ द मनी उसको बाय कर लिया, और 1060 की कॉल विच इज़ फर्दर आउट ऑफ मनी उसको आपने बाय कर लिया. सो एक आपने स्ट्रेंगल पास का बेचा और दूर का बाय कर लिया. सो दिस इज़ योर बेसिक कॉन्डोर. और इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, 950 का कॉल आपने बेचा और 960 का कॉल आपने बाय कर लिया, और दूसरी साइड सॉरी नॉट 950 1050 की कॉल आपने बेची और 1060 की कॉल आपने ले ली. सो दैट इज योर कॉल स्प्रेड. एंड ऑन द अदर साइड यू हैव ए पुट स्प्रेड वेयर यू आर सेलिंग 950 पुट एंड बाइंग 940 पुट. सो ये आपका बियर पुट स्प्रेड हो गया. नाउ इसके अंदर ये आपको कॉन्डोर बनाना है बेसिकली, लेकिन अब आपके आगे आते हैं कि कौन कौन किस स्टॉक्स के अंदर आपको कॉन्डोर बनाना है. सो कॉन्डोर के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में यू हैव गॉट 200 डिफरेंट स्टॉक्स. सो अनलाइक इंडिसेस जहाँ पे बहुत इजी है कि आज तो एक्सपायरी निफ्टी की है निफ्टी करते हैं, या सेंसेक्स की एक्सपायरी है सेंसेक्स करते हैं. सो हियर यू हैव गॉट हंड्रेड्स ऑफ चॉइसेस एवरी डे. अब आपके पास में लिमिटेड कैपिटल है और आपको डिप्लॉय करनी है ओवर डिफरेंट स्टॉक्स, तो आप कैसे चूज़ करेंगे. सो यहाँ के अंदर सबसे पहले मेरी कोशिश रहती है कि आई स्टार्ट विथ हाई बीटा स्टॉक्स. सो हाई बीटा स्टॉक्स के अंदर मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा. हाई बीटा स्टॉक्स के अंदर मैं स्ट्रेडल परसेंटेज का पैरामीटर यूज़ करता हूँ. स्ट्रेडल परसेंटेज के अंदर जिन स्टॉक्स की एट द मनी की स्ट्रेडल सबसे ज़्यादा महंगी है उससे मैं चूज़ करता हूँ. अगेन लेट मी क्लेरिफाई, मैं कोई स्ट्रेडल में काम नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेडल नहीं बेच रहा, लेकिन स्ट्रेडल की परसेंटेज यानी स्ट्रेडल की जो वैल्यू है सीन एज ए परसेंटेज ऑफ स्टॉक प्राइस. फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, अगेन लेट्स से एग्जाम्पल सेम स्टॉक 1,000 रुपये को स्टॉक ट्रेड कर रहा है और उसकी कॉल और पुट जो है एट द मनी की कॉल एंड पुट यानी 1000 रुपीज़ की कॉल और 1000 की पुट ही जो है स्ट्राइक प्राइस की वो 40-40 चल रही है, यानी आपकी स्ट्रेडल की वैल्यू कितनी होगी 40 + 40 80. सो दैट विल बी 8% ऑफ 1000. सो दैट इज माई स्ट्रेडल परसेंटेज. तो इस तरह से डिफरेंट स्टॉक्स है, कोई 100 रुपये का स्टॉक्स है, कोई 500 रुपये का, कोई 700 रुपये का, कुछ भी है. सो यू सी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेडल एज परसेंटेज ऑफ स्टॉक प्राइस. तो जिसका स्ट्रेडल सबसे महंगा होगा वो मेरे लिए सबसे बेटर कैंडिडेट है, बट नॉट दैट प्लेन एंड सिंपल. या बट अमित भाई ये भी है कि लाइक अर्निंग्स जब आती है, हर क्वार्टरली अर्निंग्स आती है, तो अर्निंग से पहले तो स्ट्रैडल का जो स्टॉक्स का स्ट्रैडल का जो भाव है एकदम स्पाइक हो जाता है, राइट, लाइक अर्निंग्स के पहले. तो आप पर ये तो आई थिंक पूरे साल करते हैं ट्रेड्स इसी में, या सिर्फ अर्निंग्स में ज़्यादा रहता है.
नहीं, इनफैक्ट अभी आगे चलते तो मैं बताता आपको विच स्टॉक्स टू अवॉइड, ये आपका आंसर मिल जाएगा आपको। अच्छा अच्छा सो अब ये जो स्ट्रेडल परसेंटेज वाला है, अब आप देखोगे आइडिया जैसा स्टॉक है, आइडिया जैसा स्टॉक स्ट्रेडल परसेंटेज वाइज हमेशा नंबर 1 पे आता है, लेकिन वो नहीं करना बिकॉज इट्स टू स्मॉल इन वैल्यू। तो उसके अंदर आप स्लिपेज ही उतनी हैवी हो जाती है आपकी, बेचने जाओगे तो सस्ता बेचना पड़ेगा, खरीदने जाओगे सस्ता बिकॉज 5 महंगा पैसे तो लीस्ट काउंट है। अभी अभी 1 पैसा हो गया है अच्छा हाँ, 1 छोटे पैसा स्टॉक्स में, करेक्ट, यस। 1 पैसा हो गया, बट आइडिया जैसों में तो 1 पैसा भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। सो तो इस तरह के जो बहुत ज़्यादा छोटे स्टॉक्स हैं, इनका दूसरा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्लिपेज, दीज स्मॉल स्टॉक्स ऑल्सो बिहेव वेरी इरेटिक। आई डोंट नो एग्जैक्टली वाई, बट दे आर वेरी इरेटिक। जैसे किसी भी चीज़ में एकदम से 4-5% का मूव आ गया ना, सो ऑप्शन प्राइसेस भी बहुत इरेटिक वे में बिहेव करते हैं, ओवर रिएक्शंस होते हैं। सो बेटर टू अवॉइड इट, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चॉइस है, तो आप फिल्टर आउट करते हो कि जो हैं। और दूसरा, उससे पहले मैंने कौन सा बताया, अवॉइड स्टॉक्स वेयर क्वार्टरली रिजल्ट्स आर ड्यू। सो जो आपका सस्पिशन था कि रिजल्ट से पहले जब उनके अंदर स्ट्रेडल परसेंटेज भी बढ़ी हुई है, तो वो आपको पता रहता है, क्योंकि आप रिजल्ट कैलेंडर देख के चलते हैं। अब रिजल्ट सीजन, अभी रिजल्ट सीजन ही चल रहा है। तो जनरली अमित भाई, जनरली जो स्टॉक ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं एंड पीपल हु वांट टू सेल बेसिकली एक्सपेंसिव ऑप्शंस, उनका जो देखना ये रहता है कि लाइक दे यूजुअली लुक एट आईवी परसेंटाइल और आईवी रैंकिंग। तो आप आईवी परसेंटाइल या रैंकिंग को यूज करते हैं और जस्ट बाय आपने इतने साल तक आपने ट्रेड करते आए कि हाँ, आपको पता चल जाता है कि हाँ यार, इस पर्टिकुलर स्टॉक का अगर इस बार 8% या 9% या 10% स्टैरल मिल रहा है मुझे, तो दिस इज गुड एनफ फॉर मी टू गो अहेड एंड ट्रेड दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। इन्होंने कुछ अपने तरीके से ही आईवीज डिफाइन कर रखी है, इज व्हाट आई हाँ, मतलब मैं आईवी परसेंटाइल या और कोई भी आईवी का कितना एब्सोल्यूट टर्म्स में कितनी चल रही है वो नहीं देखता, क्योंकि जहाँ से मैं फिल्टर आउट कर रहा हूँ स्ट्रेडल परसेंटेज, वहाँ पे आईवीपी और बाकी आईवी भी आ रही हैं, आपकी आईवी रैंकिंग्स भी आ रही हैं। बट मैंने यही कहा कि यार मेरे को स्ट्रेडल परसेंटेज वाला है ना, ये मेरे को सबसे सिंपल लग रहा है। और उसके बाद में आईवी परसेंटाइल वगैरह करोगे तो अगेन वो डिफरेंट पैरामीटर हो गया। सो आप अल्टीमेटली 2-3 पैरामीटर से करके कोई, मेरे को नहीं लगता कोई बेटर डिसीजन कर पा रहे हो। एक ही डिसीजन, एक ही पैरामीटर ले और उसी को फॉलो करो ऑल थ्रू आउट द ईयर, सो दैट विल मेक इट सिंपल एंड मोर प्रैक्टिकल एंड लेस कॉम्प्लेक्स, बेसिकली दैट्स द आइडिया। तो अमित भाई, इसमें जो आप स्टॉक्स फिल्टर करते हो, इसमें कुछ वॉल्यूम्स भी ट्रैक करते हो? क्योंकि इस वॉल्यूम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टॉक्स। या सो जिसके अंदर आपके वॉल्यूम्स अच्छे नहीं हैं, और वो चीज़ आपको चेक करने के लिए स्क्रीन पे लगा के ही देखना पड़ता है। ओके, स्क्रीन पे लगा के ही ऐसे नहीं पता चलेगा कि आपने बस वो लिस्ट कर ली है कि टॉप वॉल्यूम में क्या चल रहा है, उसी में ट्रेड करना है बस। एक्चुअली क्या करते करते है ना, काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू व्हाट, जैसे जितने भी निफ्टी 50 स्टॉक्स हैं, उनके अंदर नेसेसरली वॉल्यूम रहता ही रहता है। ओके, और उसके अलावा बाकी लेट से 150 और बचे, तो उनमें से भी हमें पता है कि कौन से जो चीज़ें हैं उनके अंदर जनरली वॉल्यूम कम होता है, जैसे, और कौन सी चीज़ों के अंदर हमेशा आपको अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है। सो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट। बट कोई भी नया भी शुरू करता है तो उसको 1-2 महीने में समझ आ जाएगा, क्योंकि स्टॉक्स मार्केट जो फॉलो कर रहा है उसको समझ आ जाता है कि किस तरह के स्टॉक्स के अंदर जनरली अच्छा वॉल्यूम रहता है। सो कोई आपके ऐसे 2-3 स्टॉक्स फेवरेट स्टॉक्स है कि हाँ यार, ये स्टॉक्स मेरे फेवरेट है यार, इनका मुझे पता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता किसी से, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बस सबसे ही सबको ही एक तरह से प्यार किसी से नहीं है और दुश्मनी भी किसी से नहीं है। सबसे नॉर्मल अपना बिहेवियर, और वही रखना चाहिए, क्योंकि आपको अब इसके अंदर देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मेरा जो एक्सपोजर रहता है वो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब जब मैं पूरे अपनी डिप्लॉय कर लेता हूँ, सो मेरे पास जो है ना, एक साथ 100 से 150 स्टॉक्स में ओपन पोजीशन हो जाती है। ओके, तो अब आप सोचो कि मेरे को किसी से क्या ही फर्क पड़ रहा है या नहीं, मतलब एक स्टॉक के अंदर मेरा 1% 2% का ही तो एक्सपोजर है ना टोटल का। बट 100 से 150 स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं होता है। हाँ, बट आई थिंक दिस हैज सर्व्ड मी, सो ठीक है, मेहनत करने को तैयार है। इट्स अ बिट टू मच, बट हमें अच्छा लगता है। मतलब अगर मेरे पास लेट्स से आई हैव 100 अमाउंट ऑफ कैपिटल, 100 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, so I have like different options. I can have 4 units of 25 stocks, 2 units of
50 stocks and 1 unit of 100 stocks. तो मेरी मेंटेलिटी जो थोड़ी सी रिस्क अवर्स है, मैं थोड़ा सेफ होके चलता हूँ, तो मेरे को ये रहता नहीं एक यूनिट 100 स्टॉक्स की कर लो, संभालना मुश्किल होगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा होगी, बट आई एम रेडी टू टेक दैट ट्रेड ऑफ. अभी अब इसके बाद कैसे इसको भी ट्रेड करते हैं लाइक अब ये जो per पॉइंट stock? बताया 100 स्टॉक्स ज्यादा होते हैं. मैं एक ट्रेडर से मिला हु इज डूइंग प्रीटी मच द सेम काइंड ऑफ ट्रेडिंग दैट आई एम डूइंग, पर वो क्या करते हैं, वो सिर्फ 20 स्टॉक्स चूज कर लेते हैं महीने के शुरू में ही, और 20 स्टॉक्स के अंदर ही वो 10-20 लॉट पर स्टॉक की करते हैं. जैसे टिपिकली 10 लॉट्स पर स्टॉक, सो वो 200 लॉट्स ही कर रहे हैं, लेकिन उनका जो है कि 20 स्टॉक है वो एक ही स्क्रीन पे आ गया और उन्हीं 20 स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देते हैं. बट उसके अंदर क्या है, किसी एक ही स्टॉक कोई फट गया है, कुछ बड़ी मूव्स आ गई कर गई, सो फिर उनको 20 लॉट के अंदर एसएल लेना पड़ रहा है. तो दोनों का ईज तो हो जाती है, लेकिन मुश्किल सिचुएशन में वो दिक्कत भी आ जाती है उसके अंदर. सो या सारन भाई आप पूछ रहे थे कि उसके बाद आगे कैसे करना है. सो अब उसके बाद में ये है कि अब आपके पास में इंडिविजुअल स्टॉक्स में करना है. सो अब ये पूरे महीने का आपने ट्रेड लेना है, तो पूरे महीने का ट्रेड यू डू नॉट एंटर इनटू ट्रेड इन जस्ट वन डे. यू स्टार्ट, लेट से एक कोई एक्सपायरी मंथ है, वो या तो 4 वीक्स का होगा या 5 वीक्स का होगा. सो दैट मीन्स 20 to 25 ट्रेडिंग डेज. सो 20 to 25 ट्रेडिंग सेशंस में आप क्या करते हो, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ है, उसके अंदर आप अपनी कैपिटल डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं. सो इसके अंदर मैंने जैसे लिखा भी है, डिवाइड योर डिप्लॉयड कैपिटल इन 10-12 पार्ट्स, 10 or 12 पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन एक्सपायरी मंथ. तो उसके बाद उसको आप धीरे धीरे करते हो. लेट से किसी के पास 1 करोड़ की कैपिटल है और उसको 10 ट्रेडिंग सेशन में डिवाइड करना है, तो वो 10 लाख रुपए उसको डिप्लॉय करने हैं एक पर्टिकुलर डे में. सो जस्ट इमेजिन दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपायरी मंथ. तो आप यहाँ पे 10 लाख रुपीज आपको डिप्लॉय करने हैं. अब आपके 200 स्टॉक्स की चॉइस है, आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, आपको पता है कि कौन से स्टॉक्स अवॉइड करने हैं, जिनमें रिजल्ट आने वाला है, जिसकी बहुत लो वैल्यू है, जिनमें प्रॉपर कोई बड़ा न्यूज़ फ्लो का आने वाला है, या किसी के अंदर कोई आपके व्हाट यू कॉल वॉल्यूम्स वगैरह नहीं है उस हिसाब से, तो वो आपने रूल आउट. अमित भाई जैसे न्यूज़ फ्लो थोड़ा सा सब्जेक्टिव है ना, वो न्यूज़ तो कभी-कभार बिल्कुल एकदम हाँ तब हाँ आती है. हाँ, उसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ. न्यूज़ फ्लो जो जिसका सर्टन नहीं है वो तो अलग बात है. जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हो जाते हैं पहले से ही, ज़्यादातर आपको पता होता है कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाएगा. जैसे अभी हमारी 27 तारीख, 27 टुडे इट्स 19th of April, नो व्हाट इज इट, 17th of April, राइट, 17th of April. सो अभी अपना एक्सपायरी 27th की है. सो मेरी नज़र रहती है कि 27 अप्रैल से पहले जिनकी एक्सपायरी है उन स्टॉक्स को मैं अवॉइड करके चलूँ. सो मैं रिजल्ट कैलेंडर देखते रहता हूँ. इसी तरह से लेट से जो न्यूज़ फ्लो से मेरा मतलब है वो बहुत स्पेसिफिक न्यूज़ से मतलब है, जैसे कि टीवी पे आ रहा है कि कल इसकी कोर्ट में हियरिंग और इसका कोई रिजल्ट आने वाला है, इस तरह से कुछ कोई बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है. ऐसा नहीं कि छोटी मोटी आ रही है कि कल कोई फेड इसकी मीटिंग है तो मैं बैंकिंग स्टॉक्स नहीं करूं. इतनी छोटी मोटी न्यूज़ को अगर यही सब अवॉइड करने लगे तो फिर तो घर बैठो बिना काम करेगी. इतना तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा. अननोन न्यूज़ भी आएगी, सब कुछ होता है, वो एक अलग स्टोरी है. बट एकदम आपके सामने सामने आ रहा है कि यार इसके अंदर ये न्यूज़ फ्लो आनी है, कल अनाउंसमेंट होनी है इसकी, कोई बड़ी मीटिंग है कंपनी की, तो अगर आपको ये चीज़ ध्यान में है तो आप यू काइंड ऑफ अवॉइड इट, बस दैट्स इट. इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना. उसके बाद नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज़ कि आपने अब अपनी कैपिटल भी आपने कर ली पार्ट्स में, कि अब आपको 10 लाख रुपए लगाने हैं. अब 10 लाख रुपए के आपने ट्रेड्स लेने हैं, तो आपने किस पे लेने हैं, तो आप उसको कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे आउट ऑफ 100-150 डिफरेंट स्टॉक्स दैट यू हैव चोजन. सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स की लिस्ट देखता हूँ. डेली में टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स की लिस्ट देखता हूँ. सो टॉप गेनर्स जो हैं और टॉप लूजर्स जो हैं उनके अंदर मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ और उनको मैं प्रायोरिटी देता हूँ. सो जब मैं अपने सारी 190-200 जितने भी स्टॉक्स हैं उनको सॉर्ट करता हूँ, सो मेरे पास में टॉप गेनर और टॉप लूजर क्लियरली आ जाते हैं. उनके अंदर मैं देखता हूँ व्हाट हैपन्स, बिकॉज दे आर अपीयरिंग इन द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर दैट डे, दे आर हैविंग बेटर प्रीमियम्स इन देयर ऑप्शंस. सो मेरे को तो आउट ऑफ द मनी के स्प्रेड्स बनाने हैं या यूं के कॉन्डोर्स बनाने हैं. सो जनरली आई गेट बेटर वॉल्यूम्स एंड बेटर एंट्रीज. सो मेरे को उसके अंदर मैं उनको प्रायोरिटाइज करता हूँ. सो एवरी डे आई ट्राई टू डू द सेम थिंग.
getting into top gainers and losers, and then putting in trades into them. तो एक चीज अमित भाई, जो जब आपने हम्म। आयरन कॉन्डोर बनाते हैं ना, तो कोई हम्म। 2 स्ट्राइक दूर वाला ओटीएम्स को बेच के भी एंड उसके बाद 2 स्ट्राइक दूर वाला हेजेस को बाय करके भी आयरन कॉन्डोर बना सकता है, या 5 स्ट्राइक दूर वाला स्ट्राइक्स को बेच के उसके बाद 2 स्ट्राइक दूर वाला हेजेस बना के भी मतलब आयरन कॉन्डोर बना सकते हैं. बेसिकली रेंज जो है वो बढ़ जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाता है. तो यूजुअली आपका कैसा रहता है? या ठीक है, उसी पे आ रहा था कि मेरा कौन से स्ट्राइक चूज करता हूँ. ओके. तो इसके अंदर दो तरीके हैं देखने के. डिस्टेंस फ्रॉम मनी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो मेरा जनरली क्या रहता है, अगर आप कहोगे कि एक नंबर चाहिए किसी को, और ऑल्दो हर स्टॉक का वॉलेटिलिटी डिफरेंट होता है तो उसके अंदर उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है. लेट्स से फॉर रिलायंस विच हैज़ अ वेरी लो बीटा, तो उसके अंदर तो आप जैसे ही 5% आउट ऑफ द मनी आप जाते हो दोनों साइड, तो प्रीमियम ही बहुत छोटा हो जाता है. बट फॉर समथिंग लाइक भेल एटसेट्रा, यू कैन फाइंड significant amount of premium even when you are 15% away from money. बट अगर एक आपको नंबर चाहिए जो सेंट्रल नंबर है, वो लगभग आई वुड से 10% आउट ऑफ मनी, 8 to 12% आउट ऑफ मनी. या फिर आपने लिखा है डेल्टा. डेल्टा इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव वे टू एंटर अ स्ट्राइक. यस. तो एक तो परसेंटेज वाली चीज यूज करते हैं, और डेल्टा जो है ना वो अब ज्यादा से ज्यादा मतलब फॉर लास्ट 1 or 2 years I am using delta more and more. पहले क्या होता था, मेरे को है ना पता नहीं होता था कि डेल्टा स्क्रीन पे है ना, मतलब यू कैन एक्चुअली वॉच लाइव डेल्टा ऑफ एवरी स्ट्राइक. ओके. सो वो डेल्टा पर अभी हम क्या करते हैं, जनरली कोशिश ये रहती है कि आपको 0.15 का डेल्टा बेचना है और 0.1 डेल्टा को बाय करना है. सो आप कॉल साइड भी 0.5 डेल्टा माइनस में हो नेट में, और पुट साइड भी 0.5 डेल्टा माइनस में हो नेट में. एक मिनट, ये 0.15 का आपने बेचा है? या 0.15 आई हैव सोल्ड एंड 0.1 आई हैव बॉट. तो 0.05 का ही रहा है बस? हाँ, मेरे पॉकेट में 0.5 ही आया यार. ओके ओके, ठीक है. बट ओके, सो इसमें भी यही है कि मैं काफ़ी दूर बेच रहा हूँ और दूर का ही बाय कर रहा हूँ. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मी गेटिंग स्टॉप्ड आउट बिकम्स वेरी लेस. और मेरे अब इसी से अभी देखो, इसमें एक चीज़ और भी जवाब मिलता है आपको कि अब इतनी सारे स्टॉक्स आपने कर लिए, 100 स्टॉक्स कर लिए. इफ यू आर टू क्लोज टू मनी देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. बट नाउ दैट आई एम स्टैंडिंग फार अवे, सो 1-2-3% की किसी में मूव आ रही है तो दैट डजंट हर्ट मी. तो अविश भाई, इसमें सब में कॉन्डोर ही है या किसी में डायरेक्शनल भी करते हो आप? सब में कॉन्डोर है? सी, अभी जो मैं आपको है ना कॉन्डोर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज इसके अंदर आपको वेरिएशन करना हो, ओके, सो आप इसके अंदर खाली कॉल स्प्रेड भी कर सकते हो, खाली पुट स्प्रेड भी कर सकते हो. इवन मैं तो काफ़ी हद तक स्ट्रैंगल्स भी करता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है और किसी अकाउंट में कोई बड़ा अकाउंट है, तो उसके अंदर आपके स्प्रेड्स करने में आपको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल पंचिंग करनी पड़ती है. विथ स्टॉक्स द डिफिकल्ट पार्ट इज दैट यू हैव टू, और सब में एकदम लिक्विडिटी नहीं होती, अनलाइक इंडिसेस वेयर यू कैन जस्ट गेट अ फिल एट 5 पैसा और मिनिमम टिक के गैप के ऊपर आपका फिल मिल जाता है. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे प्राइस आ रहा होगा 556, सो यू हैव टू कीप ऑन बिडिंग इन बिटवीन दैट रेंज. सो ये वाला स्लिपेज को भी अवॉइड करने के लिए आपको मैनुअल एफर्ट ज़्यादा लगता है इसके अंदर. सो इसलिए आप जो आपका सवाल था कि आप इसके अंदर स्ट्राइक कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो स्ट्राइक्स में भी आपको देखना पड़ता है कि कौन सी स्ट्राइक्स में वॉल्यूम है, तो आप वहाँ पे उसको करने की कोशिश करते हो. और मेरे केस में तो आई काइंड ऑफ मिक्स अ फ्यू थिंग्स, बट प्योरली कॉन्डोर्स करके भी मैंने काम करा हुआ है कि नेसेसरली मेरे को कॉन्डोर करना है और वो भी आराम से हो जाता है. आई play some amount of direction and I play some amount of strangles etc. That is only because in some of the accounts I have larger amount of capital और वो मेरे को deploy करनी होती है, तो मैं थोड़ा सा improvise करता हूँ उसके अंदर. So otherwise आपको, और अच्छा इसके अंदर भी जो 0.15 डेल्टा और 0.1 डेल्टा जो है, उसका लॉजिक ये है कि it is around 8-10% away from the money most of the times. दूसरी चीज़ ये है कि ये कोई हमेशा फिक्स नहीं होता, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर आपको स्ट्राइक्स और स्ट्राइक्स की लिक्विडिटी वो हर एक स्टॉक के हिसाब से मिलती है. आपको हर बारी वो सेम नहीं मिलेगी कि आपको एक पर्टिकुलर स्ट्राइक्स पे ही आपको सारा, मतलब लेट्स से कोई स्टॉक्स 1000 रुपये का चल रहा है अगेन,
सो हो सकता है उसकी कोई स्ट्राइक अवेलेबल ही ना हो. यू वांट टू लेट्स से यू वांट टू पुट अ ट्रेड, जो आपका 15 और 10 डेल्टा आ रहा है वो आ रहा है 1100 और 1120 या 1130, पर आपको पता चला 1130 की तो स्ट्राइक्स ही नहीं है. आइदर यू हैव 1120 और 1140. सो उस केस में आप यू विल गो शॉर्ट 1100 बट यू विल बाय 1140 विच मे बी 7 डेल्टा और 8 डेल्टा. Yeah. और कई बार इस तरह से भी होता है कि आपके पास 1100 अवेलेबल ही नहीं है, यू हैव 1080 एंड 1120. सो आपका हो सकता है जो सेल डेल्टा वो 0.17 हो, बाय डेल्टा हो वो 0.12 हो. तो इस तरह से थोड़ा बहुत आपका चलता है, बट दीज आर द गाइडिंग नंबर्स विच वी हैव टू फॉलो. अदरवाइज आप जब प्रैक्टिकलिटी में देखते हैं तो आप उसके अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है. तो आमिर भाई, जैसे इतनी दूर हम करते हैं काम, तो इसमें कितना प्रीमियम इकट्ठा हो जाता है परसेंटेज वाइज? हाँ, परसेंटेज वाइज ऑन एन एवरेज जो मेरी आ रही है पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूँ, सो फॉर 1 लाख रुपी ऑफ मार्जिन दैट आई एम यूजिंग, आई एम गेटिंग अ क्रेडिट ऑफ अराउंड 3 to 4,000 रुपीज. ओके, 4%. ओके. नॉट 4% आता है तो ज़्यादा में ही आता है, लेट्स से 3.5% और समथिंग. ओके. इसमें भी मज़ेदार चीज़ है, सेम काम मेरे पापा करते हैं. ही इज 73 ओके. and last year he beat me by 10% in terms of annual returns. अच्छा. और लास्ट अब कहोगे हो सकता है 1 साल आ गया होगा, पर वो हर साल ही मेरे को बीट कर रहा है. पिछले 5 साल का रिकॉर्ड भी कर लो तो वही उनकी मेरे को beat स्ट्रैटेजी कर रहा है. और आपकी स्ट्रैटेजी में क्या फर्क है? उनकी स्ट्रेटजी में और मेरी स्ट्रेटजी में फ़र्क ये है कि वो जो हैं वो थोड़े से पास के बेचते हैं, मैं दूर रहता हूँ जितना. उनके डेल्टा, अगर मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल 15-10 है, सो वो स्ट्रेंगल्स भी ज़्यादा करते हैं और वो पास की बेचते हैं. तो एक तो ही इज़ पॉकेटिंग इट हायर अमाउंट ऑफ प्रीमियम, और दूसरा फिर उनका है ना एडजस्टिंग में अग्रेसिव स्टाइल है. मेरा तो ये रहता है कि जैसे ही थोड़ी सी किसी चीज़ में हुआ तो मैं आगे पीछे उसको एडजस्ट करने के लिए भागता हूँ. ही इज़ काइंड ऑफ टेक्स द रिस्क हेड ऑन कि भाई मेरे को करना है, तो नेट नेट उनके लिए वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है. बेसिकली जितना वेरिएंस एक बंदा उठाता है उसका हिसाब से उसको पैसे मिलता है. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो अमित भाई, आपने बताया कि लाइक क्रेडिट जो आपको मिलता है 1 लाख के मार्जिन पे आपको 3 से 4,000 रुपए क्रेडिट मिल रहा है, राइट? तो उसका डाउन साइड क्या रहता है? लाइक मतलब मैक्स लॉस कितना रहता है? मैक्स लॉस जो मैंने एक्सपीरियंस करा है अपनी ट्रेडिंग में पिछले 10 सालों में, द नो 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 नो, नॉट द एक्सपीरियंस no, लॉस, no, लाइक थ्योरेटिकल जो मैक्स लॉस होता है वो. लाइक वो जो आयरन कॉन्डोर बनता है, तो क्रेडिट तो यहाँ पे अच्छा, सेंटर वाला जो दिखता है वो है. लाइक ये रिस्क वाला साइड वो कितना दिखता गॉट इट. अब इसको इस तरह से मैं और इजी करके बताता हूँ. मेरे पास 1 करोड़ की कैपिटल थी और लेट से मैंने 3.5 lakhs का क्रेडिट ले लिया और सारी डिप्लॉय कर दी. 3.5 lakhs का क्रेडिट ले लिया. है? थ्योरेटिकली मार्केट कहता है कि भैया ठीक है, इट गोज अप 20% एंड इट लॉक्स डाउन, अब आप फंस गए. तो उस केस में मेरे को थ्योरेटिकली आई वुड से 12 to 13 lakhs का, मतलब 1:4 का लगभग इसके अंदर बैठता है. डिसेंट एनफ. बट अभी जनरली लाइक ऐसा होता है कि लाइक सारे 100 या 200 स्टॉक्स जो है ऐसे नहीं मूव करते व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअलिस्टिक प्राइस एक्शन. बट आपका जो एक रिस्क जो आता है वो है ब्रॉडर मार्केट रिस्क. दैट इज मतलब कुछ अनाउंसमेंट आ गया एंड पूरा निफ्टी का निफ्टी ही गिर गया, निफ्टी का निफ्टी ही पूरा ऊपर उठ गया 4-5% के आसपास, तो देन ऑल स्टॉक्स वुड बी मूविंग इन अ सिमिलर फैशन. तो आपने जनरली, मैंने जो देखा है, जो स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस का पोर्टफोलियो जो ट्रेड करते हैं, दे हैव इंडेक्स का जो यूनिट पुट्स या यूनिट कॉल्स को भी यूज करते हैं कि टू एक्चुअली हेज फ्रॉम द ब्रॉडर मार्केट रिस्क. तो आप भी ऐसे कुछ आपका भी ऐसे कुछ फिलॉसफी है? सही पूछो तो वो करना चाहिए. अब मैं जरा मेरा जो कजन आशीष की जिसकी हम बात कर रहे थे, तो आशीष जनरली पुट साइड में इस तरह से हेजेस वगैरह बाय करके चलता है. मेरी सिस्टर भी करती है. मेरे को पर्सनली लगता है कि नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता. मतलब हो सकता है उससे मेरे रिटर्न्स थोड़े से लेस स्टेबल हो जाए, बट नेट नेट मेरे को कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉफिटेबिलिटी मेरी बढ़ रही है. सो बट हाँ, अगर कोई नया बंदा है तो मैं उसको ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि वो करे ऐसा. बट आपने और आपके ब्रदर एंड सिस्टर ने कंटिन्यूसली बहुत सालों से सेम चीज आपने ट्रेड कर रहे हैं. तो हैज इट एवर बीन सिचुएशन वेयर लाइक आपने जो इंडेक्स पुट्स नहीं खरीदे एंड आपके भाई या बहन जो है इंडेक्स पुट लेके खरीद के चले गए थे एंड उनका जो इक्विटी कर्व है काफी स्मूथ रहा किसी साल में, ऐसे कुछ सिनेरियो है? लास्ट मंथ इटसेल्फ जब ये सब इजराइल ईरान वाला ये सब वॉर चल रहा था, अमेरिका इजराइल ईरान वाला वॉर चल रहा था, सो माय सिस्टर हैड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पुट्स. उसके पास आई थिंक सिस्टर के पास जून एक्सपायरी वगैरह के पुट्स थे, या
हाँ, सो एंड वो But, बाय चांस नहीं थे, दैट वाज पार्ट ऑफ प्लान ओनली. अच्छा. बट अमित भाई जैसे ये जब वॉर शुरू हुई थी, ये आई थिंक लेट चैट या फर्स्ट वीक ऑफ फेब पे ज़्यादा एस्केलेट शुरू हुआ था होना. सो उस टाइम पे तो आपकी पोजीशन इतनी बिल्ड होगी नहीं, बिकॉज यू से ना कि धीरे धीरे आपकी बिल्ड होती है पोजीशंस. तो आप एक तरीके से लकी रहे उस चीज़ में. लकी रह के भी अनलकी हो गया था पिछले महीने. सो Okay. इट विल टेक अ मिनट, आई विल गेट इनटू दैट, रॉन्ग कैलकुलेशन ऑन माय पार्ट. Hmm. सो 27 तारीख को, आई थिंक 27th of February, when this Americans did the strike, and it was a weekend, I guess. It was Saturday, I guess. या वीकेंड था. वीकेंड था ना, तो जब बाजार ओपन हुई मंडे को, सो मेरे को, मैंने देखा बहुत अच्छे प्रीमियम्स हो गए थे और तब तक क्वेश्चन थी नहीं, तो मेरे को ऐसा कोई मतलब शौक नहीं लगा. मेरे को तो ये लगा कि दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दैट मैं दूर दूर के पोजीशंस में एंटर करता हूँ. और मैंने स्प्रेड से ही शुरू करा, और वो भी मैंने कॉल स्प्रेड्स वगैरह से शुरू करा. सो आई वाज फीलिंग वेरी गुड. और उसके बाद बाजार नीचे नीचे भी आया, वो भी सब सही था. देन व्हाट हैपेंड, बाजार में बाद में फिर विप्सो आने लग गए ना. एक दिन मिड कैप 1500 2000 पॉइंट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो बीच में एक दो दिन के लिए स्टेबलाइज हुआ. एट दैट टाइम आई एंटर्ड इनटू सम ऑफ द पुट ट्रेड्स. सो वहाँ पे मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई, एंड देन मार्केट वाज गोइंग डाउन फर्दर एंड फर्दर. सो कोई भी चीज़ सपोर्ट ले रही थी, तो वहाँ पे मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई. सो आई केम आउट विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द मंथ. और यहीं पे मेरी सिस्टर्स वगैरह ने उस तरह के ट्रेड्स नहीं लिए थे. शी डिड नॉट ओपन ट्रेड्स ऑन पुट साइड. उसकी बायस जो थी वो वॉर के बाद में यही हो गई थी कि शी वाज लाइक काइंड ऑफ शॉर्टिंग कॉल स्प्रेड्स ओनली. और उसने पुट साइड जितना भी एक्सपोजर था, पुट साइड के एक्सपोजर के पीछे उसने इंडेक्स की पुट्स ले रखी थी. सो उसके लिए द मंथ वाज वेरी रिवॉर्डिंग. फॉर मी इट वाज जस्ट काइंड ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, मे बी 0.75% और समथिंग. सो इस तरह से कई बार आपकी जो बायसेस या इम्प्रोवाइजेशन होती है वो कई बार गलत हो जाती है. अगर आपने उस टाइम पे सिर्फ कॉन्डोर में ट्रेड किया होता, वुड हैव बीन बेटर और नो? अगर प्योरली कॉन्डोर्स में भी करता है, एंड इफ आई हैड इक्वल एक्सपोजर ऑन कॉल एंड पुट, देन ऑल्सो आई वुड हैव हैड सिग्निफिकेंट लॉस एक्चुअली. क्योंकि जो जितने भी मेरे पुट्स के स्प्रेड थे उनके तो स्टॉप आउट ही होता ना हर हालत में, क्योंकि बाजार हर हालत में नीचे जाए जा रही है. सो वो था कि वॉर का एक बड़ा इवेंट हो गया ना, तो अगेन आपका फिर वो इवेंट वाला कॉशन हमेशा अप्लाई हो जाएगा. जैसे मैंने बताया कि रिजल्ट का नहीं करना, अगर आपको करना है. अब मेरे साथ तो ये कि कैपिटल भी तो डिप्लॉय करनी है. आई कैन नॉट स्पेंड ऑल माय मंथ स्टैंडिंग ऑन द साइड लाइन्स. सो But like, did you deploy all your capital in that early phase? जैसे आप कहते हो ना कि धीरे धीरे आप. नहीं, वही धीरे-धीरे 10 दिन में अंदर ही करा मैंने. आई स्टार्टेड अच्छा, लेट्स से okay. वो फर्स्ट या सेकंड ऑफ मार्च में जब भी बाजार खुला था, सेकंड ऑफ मार्च इट वाज आई गेस. सो फिर मैंने धीरे-धीरे ही करा. आई थिंक अगले 10 ट्रेडिंग सेशन में ही करा. कॉपी बुक स्टाइल में ही सारा काम करा. बट गलती वहाँ हो गई जहाँ पे मैंने पुट के जो स्प्रेड्स ओपन करे या पुट के जो ट्रेड्स लिए, वो पुट के ट्रेड्स फिर वो इतनी ज़्यादा हैवी वॉलेटिलिटी या हैवी मूवमेंट की वजह से मेरी जो कॉल्स का जितना भी प्रॉफिट था ना, उससे वो भी सारा का सारा पुट्स मेरी ले गई मेरे जेब से. तो ऐसे टाइप पे अमित भाई क्या एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए या बस लॉस लेके निकलो? कैसे, लाइक हाउ डू यू डील विद दैट? इट बहुत एक्चुअली प्रैक्टिकल सिचुएशन में ना बड़ा मुश्किल हो जाता है. इसके लिए कोई सिंगल आंसर नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल, अब आज की डेट में लेट्स से मिड कैप 1000-1200 पॉइंट टूटा. 1000-1200 पॉइंट टूटा तो मेरी हो सकता है, लेट्स से आई हैव ओपन पोजीशन इन 50 स्टॉक्स इन पुट्स. इमेजिन करो मिड कैप 1200-1500 पॉइंट गया है और मेरी 50 स्टॉक्स के अंदर पुट्स हैं. सो होता क्या है कि उस पर्टिकुलर डे पे मेरे 10-15 पुट्स ही तंग करेंगी मेरे को. 10-15 या 20 पुट्स मेरे को तंग करेंगी. अब मेरे को क्या पता ये बाकी 30 का कल क्या होगा. अंडरस्टैंड? अब बाकी 30 का कल क्या होगा. दिक्कत वहां पे क्या आती है, ये मैंने, और जिन्होंने 15-20 ने तंग करा उनको मैंने एडजस्ट कर लिया, उनको मैं दूर ले गया, कॉल को पास ले आया. अब होता क्या, अगले दिन फिर से मिड कैप 1500 पॉइंट टूट गया. यानी लेट्स से 1500 पॉइंट, व्हेन आई एम सेइंग इट्स लाइक 2.5%, 3%. सो इतना अगले दिन भी मिड कैप टूट गया ना. अब होता क्या, अब आपको 50 में से 40 चीजें तंग कर रही है और उनके अंदर आपके सिग्निफिकेंट लॉसेस दिख रहे हैं आपको. सो जनरली तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब मार्केट वाइड को जितना बड़ा इवेंट हो रहा है ना, तो उस वक्त है ना आपको, यू हैव टू बाइट द बुलेट एंड ट्राई टू डिक्रीज योर पोजीशन सिग्निफिकेंटली. अदरवाइज कई बार ऐसा हुआ है कि फिर हमारे जो लूजिंग मंथ्स हुए हैं ना, वो इसी तरह के हुए हैं कि एकदम से मार्केट वाइड कुछ रैली वगैरह कुछ आ जाती है ना, तो उसके अंदर रिस्क रहता है हमेशा. सो इन सच सिचुएशन व्हेन यू सी कि बड़ा ही काम हो सकता है, सो यू दैट बेटर टू बाइट बुलेट एंड गेट आउट ऑफ द ट्रेड. एडजस्ट करना सही रहता है. अमित भाई अभी हमारा 3rd फेब को एक अपर बाजार बहुत तेज खुला था एक्सपायरी वाले दिन.
अगर आपको याद हो 4% के आसपास, तो उस टाइम पोजीशंस थी आपके पास? उस टाइम नहीं थी मेरे पास, ना के बराबर पोजीशन थी, और उनके अंदर जो मेरे स्टॉक्स की पोजीशन थी उनके अंदर मेरे को याद है अच्छे से वो दिन, मेरे पास कॉल स्प्रेड और पुट स्प्रेड, उन कॉन्डोर्स थे मेरे पास, टिपिकल कॉन्डोर्स थे, और जितने भी कॉन्डोर्स थे उनमें से सिर्फ मेरे को 1 या 2 के अंदर मेरे को दिक्कत आई थी, ओके। क्योंकि अगेन एकदम शुरू शुरू में ही डाला था। जैसे क्या हुआ होगा, मैंने बजट की वजह से पहले नहीं डाला, क्योंकि बजट इज अ बिग हाँ, इवेंट विच आई अवॉइड, तो yeah, बजट की वजह से yeah. डाला था। बजट जब सुबह डिलीवर हो गया था तो आई थिंक मैंने ट्रेड्स में एंटर करा था 1-2 बजे के करीब, जब देखा कि हाँ बजट का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में आ गया है, तब मैंने वो 1-2 घंटे के अंदर जितने भी ट्रेड डाले थे वो, फिर उसके बाद वो न्यूज़ आई जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो का उस करके, तो उसके अंदर जो मेरे कॉन्डोर्स थे उनके अंदर सिर्फ 1 या 2 के अंदर मेरा एसएल हिट हुआ था, क्योंकि महीने के शुरू में आपको दिक्कत नहीं आती है, यू आर वेरी ये वैसे ये प्रफुल्ल, ये बात करते करते मेरे को ये दिख रहा है कि यार फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ ही ज़रा वॉलेटाइल रहता है। क्यों ऐसा? इज दिस अ पैटर्न इन आवर मार्केट्स और व्हाट इन द वर्ल्ड मार्केट्स एक्चुअली? जनरली ऐसे ही होता है बेसिकली, लाइक प्रीवियस मंथ का जो एक्सपायरेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं तो बेसिकली मार्केट हल्का हो जाता है, देन बेसिकली द Yeah. ऑपरेटर स्टार्ट मूविंग द मार्केट्स। या This इवन is what कोविड I'm भी seeing. ऐसा ही हुआ था, देखो लाइक कोविड का हाँ, न्यूज COVID जो भी था, ऐसा हुआ था। आई थिंक फेब एंड तक भी, फेब स्टार्टिंग से ही मतलब ऑलमोस्ट सब जगह ऑलरेडी फैल रहा था, बट द मार्केट Yeah. एक्चुअली क्रैक्ड राइट आफ्टर द मंथली एक्सपायरी। या मेरे को याद है वो फेब की एक्सपायरी थी, हाँ, और वो अच्छे से कटी थी, उसके बाद जाके थोड़ी वॉलेटिलिटी शुरू हुई थी। यस। या सो दिस इज अ गुड पैटर्न जो एकदम से रियलाइज हुआ है, तो आई थिंक सो या ये जो अमित भाई ने जो बताया है ना, जो स्टैगर्ड एंट्रीज है, आई थिंक दैट हाँ। काइंड ऑफ evens out a lot of these whipsaws, because generally जो लोग क्या करते हैं कि ओ मेरे को 45 days, usually people who trade stock options they trade 45 DTs, तो मुझे 45 से लेके 40 DTs के बीच में मेरे को सारा पोजीशंस घुसा देने चाहिए, ऐसे मतलब ट्रेड करता है। बट दिस इज अ गुड थिंग कि लाइक इन्होंने लाइक पहले 15 दिन में आराम से धीरे 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 करके मतलब बिल्ड कर रहे हैं पोजीशंस, सो दैट गिव्स देम यू नो अ लॉट ऑफ विगल रूम। So this is kind of like a system only, right? It's a good system. इनफैक्ट जो आशीष है, वो आशीष तो और भी लेट करता है, मेरे से भी लेट शुरू करता है, वो शुरू के 3-4 दिन करता ही नहीं है कुछ। अच्छा, बट okay. देन एज यू कम क्लोजर एंड क्लोजर टू द एक्सपायरी, आपका गामा रिस्क बढ़ जाता है एंड आपके पास प्रीमियम्स भी इतना अच्छा मिलता नहीं ना, आपको पास आना पड़ेगा। अच्छा, पास आते हो कि नहीं आते, या वो वैसी रहती है जो इकट्ठा कर लिया? इज दैट हाउ इट इज? नहीं, मैं एक्चुअली बात करूँ तो पास और दूर तो आते ही हैं, पास और अच्छा, दूर आते तो हैं। आते ही हैं, बट वो कोई ज़रूरी नहीं है आपको करना, यू कैन लिव Okay. विदाउट इट। क्योंकि अभी एक इस बार बार ये ये तुमने 3.5-4% का प्रीमियम इकट्ठा कर लिया है, सो इफ यू कैन जस्ट होल्ड इट मंथ एंड तक, दैट्स फाइन। हाँ, तो होल आइडिया अब यही है कि मैंने 3-4% का जो प्रीमियम इकट्ठा कर लिया है, अब वो मार्केट मेरे की जेब से वापस कितना लेके जाता है, या जो वापस लेके चला गया वो उनका, जो मेरी जेब में रह गया वो मेरा प्रॉफिट। सो दैट्स द माइंडसेट दैट वी फॉलो। सारंग भाई, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। तो ठीक है, तो अभी तक हमने 3-4 पॉइंट कवर करे हैं हाँ कि जी। कौन से स्टॉक सेलेक्ट करना है, कितनी कैपिटल डिप्लॉय करनी है, और कौन सी स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है। ट्राई करनी है, बिल्कुल। इनके लिए हमने एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स, आई वुड से, कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं कहीं किसी भी चीज़ का है, बट एक गाइडिंग प्रिंसिपल एक शेयर कर ली, हाँ जी। स्टॉक सिलेक्शन से लेके स्ट्राइक सिलेक्शन तक का, और कैपिटल कैसे डिप्लॉय करना है उसको। उसके बाद आता है, अब आप सौदा तो डाल दिया आपने, अब इसके बाद में इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। सो मैंने ओवर द ईयर 2 तरह के पैरामीटर्स यूज़ करे। एक तो यूज़ करा डेल्टा वैल्यूज़ का है, जो आजकल मैं करता हूँ डेल्टा वैल्यूज़ के अंदर। सो हमने क्या करा था, 15 का डेल्टा बेचा था और 10 का डेल्टा बाय करा था। अब जो 15 का डेल्टा बेचा था, 10 का बाय करा था, उसके बाद में मैं वेट करता हूँ जब सेल लेग का इनिशियली बेचते वक्त था 15, अब अगर वो 25 के पार चला जाता है, 25 के पार चला जाता है, तो अलार्म बेल्स रिंग हो जाती है कि इसका डेल्टा 25 के ऊपर चला गया। तो उसी के बीच में 25 और 30 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन एंड गट फीलिंग, मैं उसको स्क्वायर ऑफ करके, और फिर पूरे ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करके नया कॉन्डोर बिठा देते हैं हम फिर। ओके, चाहे अभी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कुछ भी हो। नहीं, लॉस तो होएगा ही, जनरली तो लॉस ही होएगा उसके अंदर, अगर आपका डेल्टा जो 25 चला गया है सेल लेग का, जनरली तो लॉस ही होएगा।
कभी कभार जब आईवी क्रैश ज्यादा हो जाए तो परहैप्स वो आपकी दूसरी विनिंग लेग शायद नहीं थोड़ा नहीं, पॉसिबिलिटी तो आईवी क्रैश की सिचुएशन में पॉसिबिलिटी है कि आपका चीज आपकी डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, लेकिन आपने कोई चीज 20 रुपए की बेची थी, अब वो लेकिन वो अब 15 रुपए की चल रही है, बिकॉज न्यूज अराउंड और सब कुछ डेवलपमेंट हुई और वो काम डाउन हो गई उस सिचुएशन, वो सब होगा। बट और इवन एक्सपिरेशन के लास्ट वाले वीक में अगर मूव आता है, देन आल्सो इवन आफ्टर गेटिंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मूव, दैट प्रीमियम विल नॉट हर्ट यू मच। यस यस, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात होती है। जैसे अभी आप समझो कि आज टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग, इट इज फ्राइडे एंड वी आर 7 सेशंस अवे फ्रॉम एक्सपायरी। तो अभी क्या होगा, नेक्स्ट वीक में क्या ऑब्जर्वेशन रहती है कि चीज़ें अगर भाग भी रही है ना, तो वो जो सेल लैग है वो उतनी ज़्यादा मेरी बढ़ती नहीं है उतनी ज़्यादा, क्योंकि लिटरली द काउंटडाउन टू द एक्सपायरी हैज स्टार्टेड। और प्रफुल्ल, जो आपका क्वेश्चन था ना कि गामा रिस्क बढ़ जाता है, सो ये देखो इसके अंदर थोड़ा फर्क रहता है। इंडिविजुअल स्टॉक और इंडिसीज के अंदर ना थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। इंडिसीज में आप क्या कर रहे हो, जैसे आप बहुत बड़े इंडेक्स के ट्रेडर हो तो मेरे गुरु भी हो, वेल जोक्स अपार्ट, आपसे मैंने सीखा। पर आपके क्या रहता है, जब हम इंडिसीज कर रहे होते हैं, लेट्स से आपकी एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तो सारी की सारी उसी एक ही एक्सपायरी में और एक ही चीज के ऊपर है, और जनरली एक ही स्ट्राइक प्राइस पे। अगर आप मार्केट में अंदर आपने निफ्टी उस दिन बेच रखी है, आप भी बेच के चलते हो ऑप्शंस, राइट? अब आपने चाहे स्प्रेड की फॉर्म में कर रखा है या उसको नेकेड सेल है, जैसे भी है, वो आपका एक ही स्ट्राइक पे जनरली सारा ट्रेड बैठा हुआ है। तो उसके अंदर आपका गामा रिस्क बहुत होता है कि अगर आपका गामा रिस्क आ गया तो आपको स्टॉप लॉस लेना ही लेना पड़ेगा। इस केस में भी गामा रिस्क होएगा, लेकिन अगेन क्योंकि मेरा हर एक स्टॉक्स के अंदर एक्सपोजर बहुत लिमिटेड है, सो आई कैन बी बोल्ड इनफ। अगर मैंने कोई चीज़ 5 रुपए की बेची है, अगर वो मेरे को 25 रुपए की, 30 रुपए की, 50 रुपए की भी काटनी पड़ गई, सो होगा क्या, लेट्स से आई हैड क्रेडिट ऑफ 3000। अब मैं ये स्ट्रेंगल इमेजिन करके बात कर रहा हूँ कि मेरी नेकेड है, नेकेड ही कॉल है, नेकेड कॉल है, कोई चीज़ 5% ऊपर खुल गई या 10% ऊपर खुल गई, तो क्या होएगा, जो 3, 4, 5 हज़ार रुपए का मेरे क्रेडिट था वो 25-30 हज़ार रुपए काट लूंगा। बट वो कितना था, 1/100 ऑफ टोटल एक्सपोजर था। सो उस 5 लाख में से मेरा 25 हज़ार ही तो लेके चला गया ना मार्केट। अगर मैंने 5 लाख का क्रेडिट लिया, पर ये 25-25 हज़ार कितने स्टॉक्स लेके जाएंगे? तो जनरली ऐसा होता है। बट जैसे पिछले महीने वॉर लाइक सिचुएशन थी कि एक दिन सीज फायर हो रहा है और एक दिन वॉर एस्केलेट हो रहा है, सो ये लव हेट रिलेशन वाले जो चक्कर होते हैं ना, इनके अंदर मुश्किल हो जाता है। ओवरनाइट कोई 3-4% की मूव्स आ गई, तो उसके अंदर ये होता है कि पूरा महीना, जैसे आप 2% प्रॉफिट पे बैठे हो, 3% प्रॉफिट पे बैठे हो, तो हो सकता है पूरा महीना एक दिन में आपका वाइप आउट हो जाए। बट दैट डजंट हैपन टू ऑफन। बेसिकली जौन से महीने में जियोपॉलिटिकल इवेंट ज्यादा हो या तब आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वरना इट्स फाइन। यस यस, जैसे एक बार मेरे को ध्यान है, बहुत सालों पहले, who was the finance minister, there are two major events by finance minister. One was by Arun Jaitley, who announced this refinancing of PSU banks. 2018 में हुआ था। हाँ, तो वो आई थिंक दैट वाज 21st ऊपर खुला था, बाजार काफी ऊपर खुला था। बिल्कुल बिल्कुल, और वो महीने का लास्ट वीक था, यानी 5 days to expiry or something like that. आई थिंक इट वाज अक्टूबर 2018, 17 या 18। हाँ, ऐसा ही कुछ था, मतलब वो प्री कोविड एरा की बात है, जेटली साहब तभी थे। तो तब उन्होंने जब रीफाइनेंसिंग का करा, सो ऑब्वियसली इतने सारे स्टॉक्स हैं पीएसयू बैंक्स में, बैंक बड़ौदा, बैंक इंडिया, कैन बी के, ये सब, तो इनके अंदर मेरी ओटीएम कॉल शॉर्ट थी। तो इसके अंदर फिर मेरे को वही चीज़ थी कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी अच्छा, आप इसमें ऐसे भी करते हैं कि एक सेक्टर में ज़्यादा आपका ना हो एलोकेटेड, या उसको नहीं देखते आप? नहीं, वो तो सारे ही मेरे कवर हो जाते हैं, तो सारे सब कुछ ही कवर हो जाता है। अब मेरा अभी की बात करूँ तो मेरा सभी चीज़ों में एक्सपोजर है, पावर सेक्टर में भी हो गया, आईटी में भी है, बैंकिंग में भी है। सो वो अल्टीमेटली डाइवर्सिफिकेशन, तो जितना आपको और जैसे आपने 100 स्टॉक्स पे करना है, ऐसे हो सकता है ना बहुत बारी कि पर्टिकुलर स्टॉक्स पे बेटर आपको रिटर्न मिल रही है कि एलोकेट थोड़ा ज़्यादा कर दिया जाए उस वाले स्टॉक पे। नहीं, वो सब वो बेसिकली इनडिसिप्लिन ही कहलाएगा। ओके, बेटर तो यही है कि आप कोशिश करो कि जितना ज़्यादा उसको डाइवर्सिफाई रखो उतना ही रखो, वो साइंटिफिकली वही मेरे को ज़्यादा बेटर साउंड लगता है। सो ऑन एन एवरेज कितने स्टॉक्स में आपके होता है काम? मेरा अगर बात करूँ तो 130 to 150 स्टॉक्स में मेरा रहता है। ओके, दैट्स अ लॉट। अभी मैं दिखाता हूँ, 1 सेकंड लगेगा, अपनी पोजीशंस दिखाता, नंबर ऑफ पोजीशंस जो है ना, जस्ट अ सेकंड, आई विल शो इट ऑन स्क्रीन पास लाना, नंबर ऑफ पोजीशन।
एल्गो ट्रेडर्स। अच्छा अभी मेरा कैमरा दिख रहा है ना आपको? हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है। So this is the number of positions that I am having. अच्छा, 624 positions ओके। I am having. So उसके अंदर अगर आप इमेजिन करें तो कॉन्डोर की तरह इमेजिन करें तो रफली मेरे पास अभी 150 स्टॉक्स के अंदर होगा, बिकॉज आई एम आल्सो हैविंग सम स्ट्रेंगल्स एज वेल एंड कॉन्डोर्स स्प्रेड्स इस तरह से करके। तो जब तक कोई बहुत बड़ा इवेंट या कुछ हमारे मार्केट में नहीं होता, तब तक यू आर सेफ इज व्हाट वी कैन एज्यूम। हाँ, मतलब पिछला महीना ही अगर मैं बात करूं तो मिड कैप 2-2 हज़ार पॉइंट भी टूटा करा तो सब संभल गया, बस प्रॉफिट नहीं आया, मतलब इन द सेंस कि अब बहुत कम प्रॉफिट आया। तो जैसे आपको हिट्स आ रहे थे, आपको एट वन पॉइंट कितना लॉस चल रहा होगा जब बाजार एकदम से वॉलेटाइल हो गया था? 3 से 4%? आई थिंक इट वाज, मेरे को सबसे ज्यादा लॉस जो लास्ट कैंडल बनी थी ना, सबसे ज्यादा, मतलब बाजार जब डिप करा था एकदम लास्ट में, सो एट दैट पॉइंट मेरी उस दिन 1.5% के करीब की बाइंग हुई थी ऑफ माई डिप्लॉयड कैपिटल। 1.5 या 1.75% की बाइंग हो गई थी, मतलब उतना ही मेरे को Okay. प्रीमियम बाजार को वापस करना पड़ गया था। ओके, 1.5%, दैट्स 1.75%। हाँ, बट हाँ इतना ही होता है, इतना ही pretty decent. अभी अमित हाँ। ये बताइए कि लाइक लेट्स से 12 महीने होते हैं, तो उसमें से कितने महीने ऑन एन एवरेज प्रॉफिटेबल रहता है, कितना महीने ब्रेक इवन और कितना महीने मतलब मुझे लॉस में ही काटना पड़ता है? राइट, ये बताता हूँ। तो अब आप ये देखो, मेरे पिछले 10 सालों की बात कर लेते हैं, राइट, कि 120 महीने हुए होंगे, सो हमारे टोटल में 10-12 महीने नेगेटिव रहे होंगे खाली। 10 साल में? हाँ, मतलब आउट ऑफ 120 मंथ्स, रफली 120-125 मंथ्स, मेरे 10-15 महीने ही नेगेटिव रहे होंगे। हर साल ऑन एन एवरेज एक महीना ही आता है नेगेटिव। ओके। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में एज सच मेरा कोई भी महीना नेगेटिव नहीं था। ओके। हाँ, और अगर मैक्सिमम ड्रॉडाउन की बात करूँ तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन दैट वी हैव सीन इज 4%। एंड ऑन एन एवरेज सीएजीआर कितना रहता है? अब मैं बताता हूँ, 4% was the highest losing month ever in last 120 months. Second highest was probably 2%. कौन सा महीना था वो 4% वाला? 4% वाला मैं बता, हाँ, ये इट वाज 2020, वो 2020 दिवाली के बाद नवंबर का महीना था शायद, मेरे को ध्यान आ रहा है। हम बहन भाई सारे बैठे थे और सबके मुंह उतरे हुए थे। अच्छा। हाँ, so 4% hit we got that month. ओके। पिछले साल मार्च में भी मुश्किल था, मार्च 25 आई एम टॉकिंग, ओके, बिकॉज वो सडन स्पाइक शार्क रैली आई थी जो आखिर में, ओके। दैट वाज आल्सो डिफिकल्ट। सो एंड हाउ इज दैट ट्रम्प कैंडल, जो एक वो ट्रम्प न्यूज आई थी जब बाजार 3% नीचे खुला था, सर्किट नहीं था बट 3% नीचे खुला था। कांट रिकॉल आप कौन सी की बात? वो 7 अप्रैल 2025 था, जब ट्रम्प की टैरिफ न्यूज आई थी, फर्स्ट टाइम टैरिफ का जो न्यूज़ आया। फर्स्ट टाइम। हाँ, तो मेरे को कुछ सिग्निफिकेंट हिट नहीं लगा होगा, नहीं तो याद रहता। ओके, तो जैसे बैक्स लॉस आप बता रहे हैं 10 से 12%, तो वो कभी आपका ऐसे स्टेज नहीं आई कि भाई बैक्स लॉस लग गया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई हुआ नहीं ना, मतलब जैसे कोविड का महीना भी था, तो जब कोविड आया था 2020 में, सो कोविड भी Yeah. एकदम से अचानक से तो नहीं आया कि भाई ओवरनाइट कोविड आ Yeah. गया। आई मीन Yeah. अचानक से आया, बट ओवरनाइट नहीं आया, वो पता था कि आपको होने वाला है। तो उस वक्त हमारा जो भी एक्सपोजर था वो कॉल साइड ही था, पुट साइड तो ना। बेसिकली यू आर अवेयर अबाउट एंड यू आर वेरी कॉशियस कि भाई ये अभी कुछ चल रहा है बाजार में वर्ल्ड ओवर, तो विल नॉट टेक पोजीशंस एज आप वैसे ओवरऑल हर मंथ लेते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना स्ट्रेटेजी में, बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। जैसे बजट का है तो अभी तो बजट महीने के शुरू में ही आ जाता, तो बजट तंग नहीं करता, पर आपको यूनियन इस बारी तो इलेक्शन के जो रिजल्ट आए थे 24 में, वो भी 4th या 6th को आ गए थे, तो जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया तब तक चुप करके बैठो। अगर लेट्स से इलेक्शन का, जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आना है और वो आना है 15 तारीख को, तो भैया 15 तक कुछ काम मत करो, आपकी जो कैपिटल है वो आप इंट्राडे में ट्रेड कर लो, इंडिसेस वगैरह में ट्रेड कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, खाली बैठो, छुट्टी बनाओ। जरूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है या कोई दिखता ही, भाई अनचाहे इवेंट या अचानक से इवेंट होंगे, जैसे कि ये ट्रम्प वाली जो इंडिया यूएस डील वाली थी, या वॉर वगैरह की न्यूज आ गई कर गई, इसमें तो आप क्या ही कर सकते हो। लेकिन जो चीज आपको फिक्स्ड है कि ये चीज होनी है, इस दिन को अनाउंस होनी है, एंड इट कुड गो बोथ वेज, सो उसके अंदर फिर आप यू बेटर बी सेफ। और
दूसरा तरीका ये है कि जनरली इससे अनसर्टेन इवेंट कुछ होता है ना, तो पुट्स को अवॉइड कर लो। कॉल स्प्रेड आप कर सकते हो, खाली कॉल, ये इसका मतलब आप समझो कि बातों बातों में मैंने इसका दूसरा तरीका भी बता दिया कि अगर आपको फिर भी डर लग रहा है या आप अनश्योर हो, कोई बड़ा इवेंट होने वाला है और आपको कैपिटल भी करनी है, तो आप यू गो इनटू कॉल स्प्रेड्स ओनली रादर देन गोइंग इनटू कॉन्डोर्स। तो उस केस में कुछ क्रैश वगैरह टाइप होएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर मार्केट में छोटी मोटी तेजी आ गई तो भी आप प्रॉफिटेबल होगे। कोई बहुत बड़ी तेजी हो गई, even then it is get easier to manage your call spreads rather than managing your put spreads. कभी अमित भाई ऐसा लगा है कि यार अभी जैसे हर चीज़ आयत को दौर कर रहे हैं, तो कुछ लॉक भी करके देखें कि अच्छा ये स्टॉक्स हैं, थोड़ा हेज करके देखें कि यार 150 स्टॉक्स हैं, सब में शॉर्ट कॉल नहीं करते, 20-30 को लॉक कॉल करके देखें, जस्ट टू हेज योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। नहीं, ऐसा कभी मैंने ट्राई नहीं करा। ओके, तो जनरली कई लोग क्या करते हैं ना, दे वॉल फोरकास्ट, जैसे सारंग भाई आप भी करते हैं, तो हर स्टॉक्स में वॉल फोरकास्ट करते हैं एंड देन दे कम अप विथ विच ऑफ दीज स्ट्रैडल्स, आई मीन विच ऑफ दीज स्टॉक्स का जो वॉल्स है वो चीप है, विच ऑफ द Yeah. वॉल्स ऑफ दीज स्टॉक्स आर एक्सपेंसिव। एग्जैक्टली, तो एक्सपेंसिव That's what I वॉल्स was पे thinking. शॉर्ट वॉल करते हैं, जो सस्ता वॉल्स है उस Yeah. पे लॉन्ग वॉल कर लेता है। दैट्स व्हाट दे डू, या। सो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये इसका स्ट्रैडल चीप है तो इसको बाय कर लेते हैं कि इसमें कुछ मिलेगा तो है नहीं? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये ये चीज़ मैंने बहुत सालों पहले सुनी भी थी कि वो क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर्स रन करते हैं, वो आईवीपी वगैरह से ही आप फाइंड आउट कर सकते हो, या कुछ पैरामीटर आपने बना लिए, इवन पता आपका लगेगा, पैरामीटर जो है, जो स्ट्रैडल प्राइसिंग जिस तरह देखते उससे हो, भी हो उससे हो जाएगा। उससे भी हो जाएगा। तो मेरे को पता है, लेकिन मेरे साथ चक्कर क्या है कि आपने देखा ही मेरा ऑफिस, कि मेरे को है ना 3-4 टर्मिनल पे ट्रेड्स कॉल आउट करने पड़ते हैं, एक स्टाफ मेंबर के पास में 2-2 आईडी भी चल रही होती हैं कई बारी। सो मेरे को क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल रखना पड़ता है, आई मीन टू मैनेज माई स्केल, एंड बिकॉज सब कुछ मैनुअल हो रहा है, तो आई हैव टू फॉरगो लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ इट। लाइक मैं बहुत ज़्यादा उसको बेटरमेंट की तरफ नहीं करता। मेरा ये रहता है कि प्रैक्टिकल कैसे होए वो चीज़, प्लेन एंड सिंपल जितना ज़्यादा हो। आंख बंद करके अंधेरा भी करना पड़ता है कि यार ठीक है ना, नहीं हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं पता है मेरे को ये सब इम्प्रूवमेंट्स, बट अगेन वो उसके लिए फिर मेरे को एक और स्क्रीन देखनी पड़ेगी, ये चक्कर है। नहीं, अभी आपने कभी इस चीज को, बिकॉज जितना मैंने सुना है आपका जो बात है, तो मैक्सिमम ऑफ इट इज प्रेटी सिस्टमैटिक, प्रेटी मैकेनिकल काइंड ऑफ सिस्टम है, जहां पे मतलब ज्यादा Yes, yes, दिमाग yes. नहीं लगाना कि ओ यहाँ पे मेरा एक बयास एस्टेब्लिश हो जाता है, मेरा एक डिस्क्रिशनरी इंट्यूशन यहाँ पे आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो व्हाई नॉट, आई मीन व्हाई नॉट कंप्लीटली ऑटोमेट दिस एंटायर थिंग? पूरा का पूरा यू मीन टू से दिस एंड टू एंड ऑटोमेशन? whole- यस। नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? मतलब पॉसिबल मेरे जैसे के लिए नहीं है। अरे अभी तो बहुत ज्यादा एआई वे आ गया कि लाइक इट्स इजियर देन एवर कि पूरा ऑटोमेशन करना। तो व्हाट इज दैट पॉइंट वेयर आपको लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे इस चीज में ना एज अ ह्यूमन आई बी एबल टू हैंडल द थिंग्स बेटर, और यहाँ पे अगर कोड ब्रेक हो जाता है तो लाइक मेरा लंका लग जाती है। प्रफुल्ल, ये जो है ना, जो पीछे लोग बैठे हैं वो सुन रहे हैं कि भाई ऑटोमेट तो वो कहाँ जाएंगे? No, they are not able to listen, don't worry. हाँ, तो नहीं, So, हाँ, तो मैं उसमें बताता हूँ दिक्कतें मेरे को क्या क्या लगती है। एक तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो सीए और एमबीए का है, मेरे को टेक्नोलॉजी में कुछ भी नहीं आता ज़्यादा। नहीं, बट हायर तो कर सकता है ना अमित भाई, आप एंटरप्रेन्योर भी है। राइट। सो अभी तक मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे को कोई इस तरह का बंदा मिला नहीं जिसने ऐसा कुछ सजेस्ट करा हो कि ये कुछ हो सकता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में दिक्कत क्या आती है, किस स्ट्राइक में लिक्विडिटी है, किस स्ट्राइक में नहीं है, इसको कैसे हैंडल करेंगे, जो स्लिपेजेस या स्प्रेड्स जो आते हैं उसको कैसे हैंडल करेंगे। उसके बाद दिस आई एग्री, दिस इज अ रियल चैलेंज बिकॉज़ स्टॉक्स यार, मैंने इतना एक कम चीज होता है। देखी है कि जब तक पैसा बन रहा है तब तक बंदा कहता है कि कुछ छूने की जरूरत नहीं है। बंदा तभी एक्सप्लोर करता है जब पैसा बनना बंद हो जाता है। एंड ऑल्सो इट्स द रेजिस्टेंस ऑफ चेंज, बिकॉज मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई मेरे हाथ से पैसे बन रहा है ना, देयर इज अ सेटिस्फैक्शन टू एक्चुअली मेक मनी मैन्युअली ट्रेडिंग। तो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग से वो मजा भी नहीं आता है। नहीं, मैं ऑटोमेट करने के लिए तैयार हूँ। मैंने इनफैक्ट कुछ लोगों से बात भी करी, लेकिन मेरा कोई बहुत इतनी कोई जानकारी है नहीं। मेरे को तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने कोई भी इंटरेस्ट दिखाया हो कि हाँ भाई ये दिस कैन बी ऑटोमेटेड। बल्कि इस तरह तो के हम लोग अपने जरूर मिलते हैं कि अपने बहुत व्यूअर्स मुश्किल को होगा। बोल सकते हैं
कि कोई इंटरेस्टेड हो अमित भाई को कांटेक्ट करने के लिए हाँ तो ये उसको उसका ऑटोमेट उसके साथ ट्रेड ऑफ हो सकता है, उसको मैं ट्रेडिंग सिखा सकता हूँ और वो मेरा ऑटोमेट कर दे बैठ के, तो दैट कैन बी डन। अभी मेरे पास ऑटोमेशन का कोई तरीका तो नहीं है अभी। हमारे 915 के ही एम्प्लॉयज यूज कर आपको काफी हेल्प कर सकते हैं ऑटोमेट करने में। अमित भाई अपना बेस्ट मंथ बताना, ये बेस्ट मंथ जो है रिसेंटली क्या क्या कैसे, ताकि उससे थोड़ा लोगों को पता चलता है कि यार पैसे कितने आते हैं स्ट्रैटेजी में। बेस्ट मंथ जो मेरा रहा हुआ है इस स्ट्रेटजी में, दैट वाज अक्टूबर 21 आई गेस। 21 ओके। बट उसके अंदर मैंने जी। कॉन्डोर्स नहीं करे थे, अच्छा। तो इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शन बेच के ही, बट प्योरली कॉन्डोर्स नहीं करे थे। ओके प्योरली कॉन्डोर करके सारंग भाई आपके ना 2-3% से ज़्यादा नहीं आएंगे, बहुत रेयर चांस है ओके 2-3% से ज़्यादा आने का। मतलब अगर सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट मार्केट भी उसी हिसाब से आपके हिसाब से घूमे करे, तो आपको अप टू 3% आ सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेंगल वगैरह आप करते हो तो थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। जो मेरे को आए थे वो आए थे 0.5 to 6%, मतलब 1 करोड़ के पीछे 5-6 लाख रुपए टाइप, 5.5-6 लाख रुपए के करीब आए थे। तो अमित भाई जैसे आप इंडिया विक्स को भी ट्रैक करते हो कि जैसे विक्स बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि भाई बाजार में मूवमेंट ज़्यादा आ सकती है, कि 12 13 14 का विक्स है वो ठीक है कि मेरी स्ट्रैटेजी है, तो ऐसे ही आप ट्रैक कर कुछ करते हैं? विक्स मतलब स्क्रीन पे लगी रहती है, जैसे इंडेक्स के साथ में स्क्रीन पे वो विक्स भी मेरे को दिख रही होती है। अभी जैसे विक्स अब वॉर के बाद से 20 आ गई है, फिर अभी शायद 18 के आसपास चल रही है। हाँ। तो सो ठीक है, मतलब वो मेरे को प्रीमियम्स में इंडिविजुअल स्टॉक्स के भी दिखता है। Exactly. ओके Yeah. इतना ज़्यादा कोई दिमाग नहीं पर लगाना है। ऐसा ना कि बहुत बारी जैसे 12 13 का विक्स है और आपको लेके थोड़ा बाय तो आप प्रीमियम ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है तो कॉन्फिडेंस रहता होगा कि यार कुछ हमारी मार्केट सेफ है, हमारी मार्केट में ऐसे कोई ओवरनाइट कोई रिस्क नहीं दिख रहा। नहीं मैं तो आई टेक इट इन स्ट्राइड, मतलब हमेशा ही ये रहता है Okay. कि कुछ भी हो सकता है, आप यू हैव टू फाइट इट आउट एवरी डे। अभी अब आज मैंने बताया 7 ट्रेडिंग सेशंस बचे, स्टिल सम स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इज स्टिल लेफ्ट टू बी डिप्लॉयड, वो मैं आज पूरी फिनिश करूंगा। आज वो भी एक क्वार्टरली सेटलमेंट भी है, विच व्हाट इज क्वार्टरली सेटलमेंट होती है ना जो हमारी एनएससी में। नहीं, वो तो फर्स्ट वीक में होती है। नहीं नहीं वो फर्स्ट वीक में नहीं है, हमेशा वो फर्स्ट आज है। वीक में होता है, बट दिस टाइम हाँ लेकिन इस बार इस ऐसे बार हॉलीडेज आ गए थे। कभी थर्सडे को हॉलीडे आया था, कभी फ्राइडे को हॉलीडे आया था, किसी दिन मंडे को हॉलीडे आया था। सो दैट इज आप वाई इन्फॉर्म करो अच्छा आज है। 3 हफ्ते के बाद अभी ओके, आज ओके ओके, अच्छा वो अच्छा मेरे को नहीं पता थी ये चीज़ का। तो वो तो मेरी ऑलरेडी कैपिटल डिप्लॉयड है, तो वो तो हाँ। मेरे को कुछ इम्पैक्ट नहीं डालेगी। सो इस बार ये डिले ऐसे भी हो गया कि बिकॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग सिचुएशन, जहाँ पे सीज फायर भी कर रहे हैं, गालियां भी एक दूसरे को दे रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, तो इसकी वजह से मैंने और स्लो कर दिया अपना। शुरू के 3-4 दिन करा नहीं था, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करा। तो ये भी मतलब आप इम्प्रोवाइज ही करते हो कि भाई आपने कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि सारा का सारा शुरू के 2 वीक्स में ही डालना है। सो तो आपका अमित भाई पीएनएल कर्व जो है, जैसे आपका फर्स्ट 2 वीक्स में कैसे, आपने कभी कोई ट्रैक करा है कि यार पहले 2 हफ्ते तो पैसा आता ही नहीं है, तीसरे हफ्ते ही पैसा आना शुरू होता है, ये होता है। ऐसे होता है, तो व्हाई शुरू के नॉट 2 वीक्स जस्ट में नहीं। डिप्लॉय एट द सेकंड वीक ओनली? हाँ, ये अच्छा सवाल है, और ये कई बारी मेरे जहन में आया है कि लेट करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है क्या। बट इसमें देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, होता क्या है कि आपने लेट से शुरू के 10 दिनों में 100 आपने पोजीशंस में एंटर कर लिए। अब होता क्या है, जो आपकी सेफ पोजीशंस हैं, लेट से योर 50% ऑफ द योर पोजीशंस आर सेफ, 50% जो सेफ पोजीशंस है उनके अंदर अभी डिके नहीं आया है बहुत ज़्यादा, वो स्टॉक वहीं का वहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रहा है। 10 चीज़ों ने आपको स्टॉप करवा दिया है, तो 10 चीज़ों ने जो आपको स्टॉप लॉस करवाया है ना, वो 50 चीज़ों का जो छोटा सा डिके आया है ना, उसको खा जाएंगे। तो आपको एम नहीं आ रहा है, लेकिन वो 50 चीज़ें हैं ना, लगभग आपको पता है कि वो सेफ है, और अब आप उसके अंदर आज एंटर करने जाओगे ना, तो आप या तो कहोगे यार ये तो उसका गाँव वो जो डेल्टा है वही बहुत कम हो गया है, मैं एंटर ही नहीं करूँगा। तो इस तरह से करके मैंने यही देखा। आप एक मेरे पास एक टाइम था जब मैं एक छोटी कैपिटल मैनेज करा करता था, उसके अंदर अब हर तरह की चीज़ें ट्राई करी हुई है। उसके अंदर मेरा क्या रहता था, एवरी ट्रेड दैट आई टेक यूज टू टेक इन 1 डे। उस वक्त थर्सडे की जब एक्सपायरी थी, तो थर्सडे की जब एक्सपायरी होती थी तो थर्ड लास्ट वीक के फ्राइडे में मैं सारी पोजीशन अपनी डिप्लॉय करता था। यानी वो 10th लास्ट डे हो गया,
4 दिन तो एक्सपायरी वीक के, 5 दिन उससे पहले वाले वीक के, तो सारे फ्राइडे को 10 दिन पहले सारी मैं उसके अंदर डिप्लॉय करता था, उससे पहले मैं खाली बैठता था। तो वो पर एक सिस्टम मैं चलाता था, शुरू के 15 दिन स्टाफ को काम करवाता था और बाकी एक दिन में बैठ के खट 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 करके 3-4 घंटे में सारी पोजीशनें कर देता था। वो भी अच्छा चलता था। फिर बाद में धीरे धीरे प्रीमियम्स कम हो गए बाजारों में पिछले 2-3 सालों में, तो फिर वो मैंने टोटली डिसकंटिन्यू कर दिया। मैंने कहा शुरू से ही करो। सो अगेन आई सेड ना कि अब वही प्रॉफिट कमाने के लिए दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ रही है, बस यही है। अभी मेरा मेरा एक इसका एनालॉजी है। पहले आप देखते तो लाइक हमारा जो कार इंश्योरेंस होता था, तो हम सिर्फ 2 ही काइंड ऑफ इंश्योरेंस देते थे, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और एक बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस। अब टेक्नोलॉजी इतना आ गया है ना, तो द इंश्योरर्स कैन एक्चुअली अंडरकट देयर इंश्योरेंस प्रीमियम्स। अब अभी प्रो रेटा किलोमीटर, जितना किलोमीटर चलाते हैं उसके बेसिस पे आपका इंश्योरेंस डिसाइड होता है। तो अंडरकटिंग इसलिए हो रही है कि बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे भी ऐसे है कि पहले मतलब आप फोन से आप पोजीशंस काट नहीं सकते थे, आप एल्गो के बेस पे एमटीएम स्टॉप लॉस नहीं रख सकते थे। देन टू मैनेज दैट काइंड ऑफ रिस्क वी वर हमको उतना प्रीमियम चाहिए होता था कि टू मैनेज ऑल एरे वेरे रिस्क को। बट अभी टेक्नोलॉजी इतना आ गया है कि लाइक एवरीबडी इज एबल टू से दैट भाई मैं इतना प्रीमियम भी मिलता है ना, मैं काम करने को तैयार हूं। तो सो दैट इज वेयर लाइक, एंड ऑल्सो more and more people are getting aware of how this is a sustainable insurance model. ऑप्शन सेलिंग बोले तो लाइक इंश्योरेंस मॉडल ही है। प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हो, रिस्क मैनेज कर रहे हो और 100 डिफरेंट जगह पे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो कभी 4-5 चीजें फटते रहते हैं और 90 चीजें पैसे देते रहते हैं। तो इट्स अ प्रॉपर इंश्योरेंस मॉडल। सो इतना अवेयरनेस आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो अंडरकटिंग होना इन अ वे इट इज अभी मैं पहले सारंग भाई से भी मैं डिस्कस करता था। पहले एक्सपायरी पे ऐसे होता था कि 12 o'clock 1 o'clock के आसपास भी डे रेंज जितना रहता था ना, उतना स्ट्रैडल प्रीमियम रहता था। अब क्या होता है, जो डे में इतना छोटा मोटा स्विंग्स बनते हैं ना, उस स्विंग्स को कवर करने जितना भी स्ट्रैडल प्रीमियम्स नहीं मिलता है। अगर आपको स्ट्रैडल को बेचना है, तो वो जो कवरेज देता है स्ट्रैडल, वो लास्ट आधा घंटे का ही स्विंग को कवरेज देता है। सो पर अमित भाई जैसे इंडेक्स में तो देखा है क्राउडिंग होती हुई, हमने खुद देखा है पिछले 2-3 सालों में। आपका जो काम है, जो आप इस स्टॉक ऑप्शंस में करते हैं, उसमें आपको ये सेफ चीज़ रियलाइज़ हुई है? जैसे आप कह रहे हो 2-3 बोला ज़रा मुश्किल हो गया है, पर वो तो मे बी आप कह रहे हो जस्ट बिकॉज़ ये जो ट्रम्प आया है, जियोपॉलिटिकल ज़रा न्यूज़ आ रही हैं, बट वैसे आपको दिखा है कुछ फ़र्क? प्रीमियम्स जो कलेक्ट होते हैं ना, वो थोड़े से कम हो गए हैं। कब हो जैसे गए? 1 करोड़ के पीछे अगर पहले मेरे को 4-4.5 हज़ार भी मिल जाता था, अब वो कम मिल रहा है। तो पहले तो क्या करते थे कि तो हाँ। वही है, मतलब बेसिकली क्या है कि एक्चुअल वॉलेटिलिटी और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का गैप धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है ओके। इसमें। बस सिंपल सी बात है। तो वो अब उसके लिए आपको यू हैव टू डू बेटरमेंट इन एग्जीक्यूशन, स्टॉक सिलेक्शन, वो थोड़ा 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 इंप्रूव करना पड़ रहा है हर लेवल पे, और तब जाके भी रिटर्न आपका एक्चुअली कम हो रहा है। अब जो आपका वो सवाल था कि CAGR कितना आ जाता है, तो जैसे मैंने बेस्ट ईयर्स जो देखे हुए हैं उसके अंदर आई हैड अ रिटर्न ऑफ 33-34% इन डूइंग माय इंडिविजुअल स्टॉक्स ट्रेडिंग। उसमें स्ट्रैंगल कॉन्डोर सब कुछ मिला के था, क्योंकि मैं सेपरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकता, बट 33-34% इन ईयर आई एम। और उसके बाद आपका जो मार्जिन के ऊपर जो पैसे वो आपने पोर्टफोलियो या लिक्विडिटीज वगैरह करी है, तो 4-5% उसका भी आ गया, तो बहुत हैंडसम रिटर्न आ गया आपका। अब वही रिटर्न जो घट के ना, वो आधा रह गया। तो यही है। कभी आपने आयरन फ्लाई नहीं करी, जैसे कि आयरन फ्लाई भी करके देखे? आयरन फ्लाई नहीं, उसमें क्या होता है सारंग भाई, जितना मैं सुना हूँ लोगों से, वन इज आयरन फ्लाई पे कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन काफी ज्यादा है। और दूसरा चीज क्या हो जाता है कि मान लो कि आयरन फ्लाई बोले तो एक हमेशा एक लेग आइटम रहता ही है, करेक्ट। जब उसको एग्जिट करने जाते हैं तो कभी कभार मतलब स्टॉक मूव कर लिया और वो बहुत डीप इन द मनी चला जाता है, तो आपको एग्जिट नहीं मिलती। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कि स्पेशली स्टॉक ऑप्शंस में, जहां पे लिक्विडिटी का थोड़ा इश्यू रहता है। एंड आयरन फ्लाई करने करीब है मेरी, काफ़ी करीब है उसने। और पर वही है, मैं उसको मना ही करता था, क्योंकि जो आपका ब्रेड एंड बटर काम है ना, जो इतना सिंपल है, उसके अंदर आपको आधा % कम आ जाए, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग 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 तरह की ट्राई कर और नहीं सकते। हाउ अबाउट अमित भाई रेशियो ट्रेड्स? जैसे रेशियो से मेरा बहुत इंटरेस्ट बना रहता है कि रेशियो का भी बना के देखियो। रेशियो इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो मैंने जनरली अवॉइड ही करी है। नहीं?
बटरफ्लाई हो गई आपकी। मेरे को क्या रहता है, जैसे अब 1:2 की रेशियो है, लेट्स से कोई स्टॉक 100 का हाँ। चल रहा है और आपने 110 की ली और 115 की 2 बेची, इस तरह का कुछ हो गया। मेरा क्या हाँ। रहता है यार, छोड़ो ना, 115 की नेकेट बेच लो ना, मतलब देखी जाएगी वाला, वो से रहता है क्या हो गया, एसएल करा लेंगे, 110 आएगा तो निकल जाएंगे, जो चीज़ 1 रुपए की बेची वो 3 रुपए की काट लेंगे, क्या हो जाएगा। बेच बेच ऐसा तो है नहीं मैंने उसकी 50 लॉटें बेचनी है या 10 लॉटें बेचनी है। हाँ। नहीं, दिस इज एक्चुअली अ गुड फिलोसफी, ठीक है। लाइक लास्ट 2 साल से मेरा जो ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत जो नुआंस आया है ना, दिस इज फ्रॉम दिस ओनली। लाइक भाई तुम 10,000 क्वांटिटी 10 रुपए का ऑप्शन मत बेचो, रादर यू गो एंड सेल 1,000 क्वांटिटी ऑफ 100 रुपी ऑप्शन एंड यू मैनेज इट लाइक क्लोजली। वरना हाँ, क्या हो जाता है, वो 10,000 क्वांटिटी जो है ना, वो आपको कभी भारी पड़ जाता है व्हेन दैट जे कर्व इफेक्ट स्टार्ट्स टू किक इन। जब वो आप छोड़ते रहते हैं कि हाँ यार 10 रुपए का ऑप्शन है, मैं बेचा हूँ, मैं 10,000 क्वांटिटी बेच के बैठा हूँ, ये तो मैक्सिमम टाइम सेफ है। बट 10 का 20 होता है तब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10 से वो 20 एक जाने टाइम के बाद हाँ, फिर 10 से 20 जाने में वो 5 मिनट लेता है, तो अगला 5 मिनट में वो 20 से 40 होता है, अगला 5 मिनट में वो 40 से 80 हो जाता है। अब दिक्कत हो जाती है, अब दिक्कत हो जाती है जब बहुत तेजी से स्नोबॉल करता है। तो उससे अच्छा ये है कि भाई तुम 1,000 क्वांटिटी बेचो, नेट क्रेडिट कलेक्ट करना तो सेम ही है, बट स्टे क्लोजर एंड मैनेज द पोजीशंस। अभी जैसे आज का ही बताता हूँ, अभी मैंने क्या कर रखा है कि मेरी कुछ एक्सटेंगल्स भी की हुई हैं, तो कॉल साइड में अभी मिड कैप सुबह, तो अभी कितना चल रहा है मिड कैप, इट्स अराउंड 550 पॉइंट अप, सो अर्ली इन द डे इट वेंट अप टू 600 पॉइंट्स अप अराउंड दैट टाइम। सो मेरी कई सारी चीज़ों के कॉल साइड स्टॉप लॉस हिट हुए, सो मैंने क्या करा, सारी चीज़ों का स्टॉप आउट करके बैठा हुआ हूँ अभी भी। ओके। अभी ऐसा नहीं कि आपको तुरंत ही एडजस्ट करना है, एक बार ही अगर किसी चीज़ में खतरा लग रहा है, एज आई सेड आई हैव लाइक 500-600 पोजीशंस, उसमें से 10-20 पोजीशनों ने मेरे को स्टॉप आउट भी करवा दिया, एक बारी कोई बात नहीं, काट के बैठ जाओ, लेट मार्केट सेटल डाउन। सो ये सब चीज़ें क्या होती है, सबका अपना अपना टेम्परामेंट होता है, दीज थिंग्स आर नॉट समथिंग दैट विल चेंज द सिस्टम इटसेल्फ, वो बस आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो, आप आपका अपना अपना फ्लेवर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, मेरे पिताजी हर साल मेरे को बीट करते हैं, अच्छी बात है। अरे इधर सारंग के घर में भी सारंग के डैड उनको बीट करता है, फिजिकली नहीं, मार्केट्स में। हाँ, तो ये है, मतलब ठीक है, अच्छी बात है। सही। नहीं, अच्छा है, करते हैं, गुड करना चाहिए। सो अमित भाई थैंक्स अ लॉट, मतलब काफी अच्छे मतलब बात हुई, मतलब मेरे को थोड़ा 2-3 पॉइंटर्स मुझे भी मिले कि लाइक जो स्टैंडर्ड एंट्री की बात हो, या मतलब बाकी सारे लेक्चर के पोजीशंस को कैसे मैनेज किया जाता है, मुझे भी सीखने को मिला। ऑफ कोर्स मैं पर्सनली स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड नहीं करता हूँ, बट यू नो इन द फ्यूचर अगर हमारा जो रेगुलेटर अगर हमको मजबूर कर देता है कि इंडेक्स ट्रेडिंग और एक्सपायरी ट्रेडिंग से बाहर आने के लिए, then probably like I'll probably come back to this video and I've got a lot of takeaways from this and एक और एपिसोड करना है आपके साथ। सारंग भाई भी यही बता रहे थे कि एक और एपिसोड करेंगे जहां पे हम लोग बात करेंगे आपकी कमोडिटी ट्रेडिंग एंड उसके एक्सपीरियंस के बारे में, और अभी फिलहाल आपका कमोडिटीज पे क्या स्ट्रैटेजी, जनरली मैं स्ट्रैटेजी का वर्ड ज्यादा मैं पसंद नहीं करता हूँ, बट क्या अप्रोच रहता है आपका कमोडिटीज ट्रेडिंग को लेके, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले एपिसोड पे। सो गाइस, इफ यू गाइस have got any questions related to commodity trading, we will be getting Amit Bhai back again in another episode. So do drop those comments in the comment section and we'll collate all those comments and we'll take up those questions in the next video. थैंक यू अमित भाई। थैंक यू सो मच। And thanks a lot, Sarang Bhai. Again, have a great weekend, you too. We'll see you in the next episode. Till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.